आपको किसी ने फोन शोन तो नहीं किया, कोई दबाव शबाव, कोई बात वगैरह तो नहीं हुई थी? अभी अभी लाइव होने वाला, ठीक है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, इफ्तिताह रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से जो खालिके कायनात है, लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, 30 जनवरी 1971, आज से 50 साल पहले एक सर्द दिन है, एक सर्द सुबह है। बर्फ अपने पूरे जोबन के साथ पड़ रही है और बर्फ पड़ रही है। और श्रीनगर में दो नौजवान जिनकी उम्रें भी बहुत ही छोटी हैं, 17.5 साल आशिम कुरैशी साहब की उम्र है, और वो 17.5 साल की उम्र में एक जहाज को अगवा करने का प्लान बना रहे हैं, प्लान बना चुके हैं। और 30 जनवरी की इसी सुबह को वो ये प्लान लेकर अपना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट में इन दोनों नौजवानों के हाथ में, अशरफ साहब और आशिम साहब के हाथ में, एक छोटा सा बैग है और छोटा सा ब्रीफ केस है जिसके अंदर उन्होंने अपना कुछ सामान डाला हुआ है। वो सामान डाल के वो वहां से जहाज में सवार होने के लिए जा रहे हैं। जहाज में सवार होते ही ये दोनों नौजवान आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू में बिजी हैं। और मुमकिन यही है कि ये जो गुफ्तगू थी वो इसी पे कर रहे थे कि जहाज को हमने किस तरह अगवा करना है। थोड़ी देर के बाद जब जहाज हवा में बुलंद हो गया, उसके बाद जब जहाज के उतरने का टाइम हो रहा था, तो तब एक आवाज आती है। आवाज एयर होस्टेस की होती है कि आप अपने सीट बेल्ट बंद कर लें, चूंकि अभी हमारी लैंडिंग का टाइम हो गया है। लेकिन जो ही ये आवाज आती है जहाज में, तो वहां पे एक नौजवान उठता है, भागता है और सीधा कॉकपिट में चला जाता है और जाके पायलट को कहता है कि आपने त्यारा यहाँ पे नहीं उतारना, बल्कि त्यारा आपने हमारी मर्जी की जगह पे उतारना है। तो इस दौरान ये जो नौजवान थे जो भाग कर वहां पे गए, वही नौजवान आज मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपका तारफ इनसे करवा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त आशिम कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आशिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है शाहिद साहब? शुक्र है आशिम साहब। आशिम साहब, आज वही 30 जनवरी है, अभी शाम हो गई है 30 जनवरी की। आप इस वक्त 30 जनवरी 1971 को लाहौर के एयरपोर्ट पे अपने जहाज के साथ मौजूद थे। अपने वहां जो आपका आपका अगवा किया जाने वाला जहाज था उसके साथ आप मौजूद थे अभी शाम में। लेकिन आशिम साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि ये क्या प्लान क्या था, प्लान बना किस तरह था? बहुत सारी जगहों पे आप इसको एक्सप्लेन तो कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ दोनों अतराफ में, इंडियन साइड से या पाकिस्तानी साइड से, दोनों साइडों से हमेशा ये होता है कि परसेप्शन अपने अपने होते हैं कि ये जहाज क्यों अगवा किया गया। लेकिन आज आप मेरे प्रोग्राम में लाइव लोगों के साथ मौजूद हैं, तो आप क्या क्या कहते हैं, आपके प्लान क्या था असल में जहाज अगवा करने का? देखें शाहिद साहब, बात यह है कि गुलामों के बारे में यह समझा जाता है कि ये सर नहीं उठाएगा और अगर इसका सर उठ जाए तो इसको कुचल दो। ये तस्वुर हमें कश्मीर में, पाकिस्तान में जब 65 में पाकिस्तानी फौज नाकाम हुई और इन्होंने वापस आके प्रोपेगेंडा ये किया कि कश्मीरी जो है ना जी मुखबर है, उन्होंने हमें पकड़वाया। ये चीज भट्ट साहब, मकबूल भट्ट साहब शहीद और उनके साथियों को बहुत बुरी लगी। इन्होंने एक JKNLF के तहत एक तंजीम बनाई। चूंकि ये माजरा शुमारी का भी हिस्सा था, माजरा शुमारी ने बाद में ये कहा जी चलो जी इसको हम मिलिटेंट विंग बनाते हैं। तो ये थी कहानी, मतलब NLF को बनाने की। और NLF को बनाने का सबसे बड़ी बात यह थी कि ये अब रायशुमारी वाशुमारी इंडिया पाकिस्तान इलाक की बात नहीं करेगी, बात करेगी सेल्फ डिटरमिनेशन की। सेल्फ डिटरमिनेशन का मतलब महदूद नहीं होता है। सेल्फ डिटरमिनेशन का मतलब तमाम तर डिक्शनरी में आजादी होता है, आजादी और खुद मुख्तारी। ये थी नजरियाती तौर पे बेस इसकी। तो मैं तो उससे पहले 69 में आया था अपनी हमशीरा मदर और
नानी के साथ पेशावर। चूंकि पेशावर मकबूल भट्ट साहब 68 में जेल से भाग गए थे, बड़े मशहूर हुए थे। चूंकि ये भी पेशावर में थे, मेरे मामू वगैरह भी पेशावर में थे, तो ये मुझे फिर वहां मिले, क्योंकि मेरी हमशेरा की शादी भी थी। तो भट्ट साहब मिले तो हमारी बड़ी तफसीलन बात हुई। मैं उस वक्त तक इलाक पाकिस्तान का हामी था। मेरे वालिद साहब पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में थे और कटर हम 15 अगस्त को पटाखे ये सारे जो है ना पोस्टर वोस्टर बच्चे होके भी बांटते थे। तो लेकिन भट्ट साहब की एक बात, शायद आज भी नौजवानों को ये बात भट्ट साहब की कन्वे करना चाहता हूं कि तुम्हारा एक घर है, इस घर पे 2 आदमियों ने कब्जा किया है। अब 2 आदमियों ने कब्जा किया हुआ, आधा आधा बांटा हुआ है। अगर आप ये मुतालबा करते हैं कि उस वाले कमरे, उस वाले आधे हिस्से को निकाल दो और इस वाले आधे हिस्से के साथ मिला लो, कब्जा तो दोनों ने किया है। ये बात दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई इदारा और सोच और समझने वाले समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपको आपके घर पे 2 आदमियों ने कब्जा किया है, आप एक आदमी को निकालना चाहते हैं, दूसरे आदमी को उस कब्जे वाले जहां से निकालना चाहते हैं उस पे भी कब्जा कराना चाहते हैं। तो ये दुनिया को कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा जब आप दोनों को ये कहेंगे कि इन दोनों को यहां से निकाल दो, हमें आजादी चाहिए, हमें इस घर का कब्जा चाहिए, ये हमारा घर है, तो ये दुनिया बात सुनेगी, ये आपकी बात पहुंचेगी और ये इंडियन पाकिस्तान के लोग भी सुनेंगे। क्योंकि अदरवाइज हिंदुस्तान के साथ आपके महाराजा ने इल्हाक किया है कानूनी तौर पे। पाकिस्तान ने हमला करके कब्जा किया हुआ, आज भी वो गैर कानूनी है। जो इंटरनेशनल फोरम है या अक़वाम मुत्तहिदा है सारे, उसमें इंडियन लीगल बैठा हुआ है, सिवाय इसके कि अगर रायशुमारी हो तो उसी की फौज वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन के तहत अमन बहाल करेगी। पाकिस्तान की सारी फौजों ने निकलना है। तो जब आप मजहब की बुनियाद पे उनके साथ जाना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी कतई तौर पे ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये दुश्मनी को हवा देने की जरूरत है। ये था मेरा इंट्रोडक्शन पहला इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर के साथ। ये आप समझ ले 69 था, ये कोई दिसंबर नवंबर का टाइम होगा। आज देख ले 2021 है, कोई 52 ईयर्स हो गए। ये नजरिया, इसकी नजरिया के ना मैंने फिर आगे देखा ना मैंने पीछे देखा। इस नजरिए का मैंने कर्ज उतार दिया कि मैंने आज तक उस जुदोजहद पे कायम। अब सवाल रहता है कि ये, इसमें मैं बीच में बात करना चाहता हूं, इसमें लोग शामिल नहीं हो रहे, क्या वजह है? क्या आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट? नहीं, चल रहा, लाइव चल रहा है अभी। अभी लोग आपको देख रहे हैं, हमारे व्यूज आपको देख रहे हैं अभी। लेकिन उसपे वो कमेंट वगैरह नहीं दे रहे। आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। कमेंट्स मुसलसल आ रहे हैं आपके लिए, तो मुझे भी तो आने चाहिए ना नजर। आपको आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जब आप अपनी फेसबुक खोलेंगे तो आपको नजर आएंगे। अभी आपको नजर नहीं आ रहे, चूंकि आप व्हाट्सएप नहीं, अभी नहीं आ सकते क्योंकि कोई सवाल उसमें हो सकता है जिसका मैं जवाब फौरी दे सकूं। मैं सवाल आपके सामने रखूंगा। अच्छा जी, मैं सवाल आपके सामने रखूंगा। अच्छा ये, अच्छा बात ये है कि ये तो थी बात। फिर भट्ट साहब ने हमें इधर उधर मुख्तलिफ लोगों को मिलाया, मुझे अंसारी साहब को, यूसुफ जरगर साहब को, मुजफ्फराबाद में, रावलपिंडी में डॉक्टर फरूक हैदर वगैरह को। इस दौरान डॉक्टर भट्ट साहब ने मुझे NLF में शामिल किया और हमारे जो है ना वहाँ पे सिस्टम होता था, हम हाथ से खून निकालते थे और उसी से हम वो लिखते थे। तो ये शामिल करके उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आपने कश्मीर जाके सेल्स बनाने हैं, और जो कुछ भी था उसमें वो मेरी कराकली टोपी में उन्होंने सिल के अंदर रख दिया सारा कुछ, मतलब ग्राफ बना के ना सारी चीजें लिखी है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ जब हमने सेल बनाए तो कुछ लोगों ने कहा यार बात ये है कि हमें अब ये नारेबाजी वगैरह से, ये बात याद रखना, ये 70s का, ये नारेबाजी वगैरह का वक्त गुजर गया, हमें ट्रेनिंग चाहिए, हमें असला चाहिए। तो कौमी आज़ादी की जंग अगर लड़नी है, और फिर मैंने उनको क्लियर बताया कि इलाक वलाक नहीं है, इस तरह है। तो
फिर मैं मतलब मुख्तसरन जो, क्योंकि मैंने बहुत सारी बात करनी है, मैं ये कहूँगा फिर मैंने एक दोस्त थे मेरे, उनके ज़रिए, वो सिक्योरिटी में थे, उनके ज़रिए मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया। उनके ज़रिए बॉर्डर क्रॉस कर गया। उसने कहा मैं तो कराऊँगा बॉर्डर क्रॉस, लेकिन मैं तो वहाँ पे यार कोई अलमुजाहिद बनी है, उसके बारे में मुझे बता देना। मैंने कहा बता दूँगा, फ़िक्र ना करो। तो ये उन दिनों की बात है। तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके सियालकोट करके मैं आया भट्ट साहब के पास रावलपिंडी। तो रावलपिंडी आके मैंने उनको ये सारी चीजें बताई। तो सारी चीजें बताने के बाद तो कहता अब आपको ट्रेनिंग चाहिए। मैं कहा जी मुझे ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा, मैं घर वालों को कुछ नहीं बता के गया। दूसरे महीने की इब्तिदा में ही आज़ाद कश्मीर रेडियो से, श्रीनगर रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो से मेरी गायब होने की खबरें आने लगी है। बहरहाल इस दौरान मुझे ट्रेनिंग दी गई, कमांडो असला की ट्रेनिंग, ग्रेनेड की ट्रेनिंग, बम बनाने की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग मुझे दी गई। उन दिनों ये होता था कि डॉक्टर फरूक हैदर जिस घर में आज रहते हैं, ये घर उन दिनों बन रहा था। ये इसके इस तरफ रहते थे। मुझे इसी घर में जो है ना बाकी ट्रेनिंग दी जाती थी, या कमरे में, या फिर दौड़ाया जाता था मुझे तरनोल के गेट तक दौड़ाया जाता था। बल्कि एक मैं वाक़ा बता दूं कि एक दफ़ा जब सूबेदार मेरे साथ था तो मैं थक के बैठ गया। तो वापसी पे उन्होंने भट्ट साहब से शिकायत की, जी ये आज बैठ गए, दौड़े नहीं है। तो शाम को भट्ट साहब ने मुझे कहा चले चलते हैं। मुझे ले गया रावलपिंडी रेस कोर्स में। रेस कोर्स में भट्ट साहब मतलब कितने ग्रेट इंसान थे, खुद मेरे साथ दौड़ रहे हैं, मुझे दौड़ा रहे हैं। और तब तक दौड़ाया मुझे जब तक मैं गिरा नहीं। आई वॉज अ चाइल्ड। और फिर मुझे जो ना आइसक्रीम वगैरह, ठंडा भी पिलाया, ये वगैरह उनकी सलाहियत थी। जहाँ पे वो सख्ती करते थे मतलब तंजीम के अंदर, वहां पे वो शफकत भी करते थे, बाप की शफकत, और सिखाते थे। मतलब यहाँ तो आजकल तो आपने आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप देखी है, हमने देखी है। ये तो बात कोई सिखाने वाली बात को तो गुनाह समझते हैं ना, क्योंकि इनके पास तो फिर कुछ रहता नहीं ना। तो भट्ट साहब सिखाते थे, बात करते थे। वही मेरी भी आदत हो गई है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ वगैरह। तो बहरहाल इस दौरान की बात है कि कोई जून की बात है, मैं आया हूँ मेरे ख्याल में मई के शुरू में बॉर्डर क्रॉस करके। जून के मिडल की बात है। तो हम बैठे हुए, डॉक्टर फरूक हैदर है, मैं हूँ, जावेद सागर है, और अमानुल्लाह खान, वो गिलगित जा रहे थे, वो भी नाश्ते पे शामिल थे। तो यहाँ पे एक रेडियो अपना रेडियो जो है ना पाकिस्तान रेडियो हमने लगाया हुआ है वहां पे। तो वहां पे एक खबर आई है जी, कराची में एरिट्रिया के मिलिटेंटों ने, मुजाहिदों ने इथियोपिया के जहाज पे फायरिंग की है। ये खबर जब आई तो बड़े जोश से सुनी गई। जावेद सागर ने बड़े जोश से सुनी, अमानुल्लाह ने बड़े जोश से सुनी, और डॉक्टर साहब वगैरह, बल्कि कोई बोला, शायद डॉक्टर साहब था या जावेद सागर था, उन्होंने कहा यार हमें भी कोई ऐसा चीज करनी चाहिए। तो ये बात कुछ अरसे बात चली, तो भट्ट साहब ने कहा ठीक है, इस पे सोचते हैं। कुछ 8-10 दिन के बाद मुझे भट्ट साहब और डॉक्टर फारूक साहब ने बुलाया और बैठे। कहते हैं यार हम ये हमला शमला तो नहीं है, लेकिन हम जहाज एक अगवा हुआ है, लैला खालिद ने किया है मिडल ईस्ट में। अभी ये एशिया विशिया में कोई जहाज अगवा नहीं हुआ है, तो क्या हम ये जहाज अगवा कर सकते हैं आप 2 आदमियों को और किसी को तैयार करके वगैरह? मैं कहा ठीक है, मैं कर लूंगा। मेरे लिए तो अब चूंकि मैं टीनेज का भी था, जज्बा भी था, और इतनी सोच अकल भी नहीं थी, लेकिन बात यह था कि मैं फिदाइन बन गया था, क्योंकि इस उम्र में इंसान, और लेकिन नजरियाती तौर पे मुझे एक ख्वाब जो दिखाया गया है, हमारा पूरा रियासत होगी। फिर मुझे हिस्ट्री साथ पढ़ाई गई सारी, हमारी क्या हिस्ट्री थी, हमें किस तरह महाराजा इसको इंडिपेंडेंट कश्मीर रखना चाहता था, इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर रखना चाहता था। आशिम साहब 1 मिनट के लिए इंटरप्ट आपको इसलिए कर रहा हूँ कि नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज अपने कमेंट के साथ ये जरूर लिखें कि ये सवाल है। क्योंकि इस तरह इतने ज्यादा कमेंट्स होते हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बाद में कि वो मैं सारे कमेंट्स आपके उठा के आशिम साहब के सामने रखूं। अगर वो लिखा हो उसके साथ में के सवाल है तो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो प्लीज मेंशन जरूर कीजिए जगह साथ प्लीज। देखिए, पहले जब अपना
फेसबुक पे जब आते थे तो वहां कमेंट साथ साथ आते थे, सवाल भी साथ साथ आते थे। आपने उसको बंद किया ऑप्शन को, वो उसको जारी रखे आप, नहीं नहीं, मैं देखता आ रहूंगा। रहे मुझे आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन वो ये है कि आप तक मैं आखिरी जो 10 मिनट होंगे क्वेश्चंस आप तक वही रखूंगा आखिरी 10 मिनट में, क्योंकि वो ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे आप चलते रहे तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, मेरे पास तो चल रहे हैं, लेकिन आपके पास चूंकि जब तक फेसबुक नहीं खुलेगी तब तक नहीं चलेगा। आपकी चूंकि फेसबुक बंद है अभी, आप जो ही अपने साथ फेसबुक खोलते हैं तो चल रहा है वहां पे भी। इस पे फेसबुक साथ खोल दो। अगर खुल जाए तो आपकी तो वहां पे आपको साथ में नजर आते रहेंगे साथ में सारे। लेकिन इस पे आशिम साहब, जी जी जब मकबूल भट्ट, शहीद अमानुल्लाह खान, जावेद सागर, आप सारे लोग मौजूद थे वहां पे, जो डिसीन हो रहा था जहाज अगवा करने का, तो आपने जो जिम्मेदारी थी जहाज अगवा करने की वो खुद ही आपने ली या किसी ने आपको कहा कि आप अगवा नहीं करें? नहीं 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 नहीं, मैं कहां से लेता, मुझे कहा गया। डॉक्टर साहब और अपना मकबूल भट्ट साहब ने मीटिंग रखी 8 दिन के बाद। उन्होंने कहा हम ये प्लान कर रहे हैं, क्या हम तवक्को रख सकते हैं, आप ये कर सकते हो? मैं कहा जी मुझे कोई उसके लिए बताओ कैसे करना है। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, आपको ट्रेनिंग देंगे। वहां पे डॉक्टर फरूक साहब के एक ब्रदर इन लॉ है, जावेद मिंटू साहब, फोत हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत करे। वो पहले एयरफोर्स में रह चुके थे। तो जनाब उनके हवाले किया गया मुझे कि आप जो है ना, आप इनके हवाले, ये आपको ट्रेनिंग देंगे। और जावेद सागर मुझे ले जाता था कभी चकलाला में, वहां पे एक नसीर वानी साहब थे, वो भी मिले थे वहां पे मुझे रावलपिंडी में, आजकल अमेरिका में। तो जनाब इन्होंने मुझे चकलाला, उस वक्त चकलाला सिर्फ एयरपोर्ट था, मिलिट्री भी और सिविल भी, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था। ये फोकर फ्रेंडशिप वहां भी, ये जो फोकर फ्रेंडशिप है ना, इस पे भी बाद में बात करूंगा मैं। ये हॉलैंड के बने हुए हैं, पाकिस्तान में आज भी चल रहे हैं, इंडिया में भी चल रहे हैं। तो ये 62 का बना हुआ जहाज था, ओनली 7 ईयर ओल्ड। तो क्योंकि मैंने हर चीज निकाली है ना इंटरनेट के जरिए सारी चीजें, तो इन्होंने जनाब मुझे जब कहा ना आपको, तो मुझे आप ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तो जावेद मिंटू साहब ने मुझे कैंपास और जहाज की सारी जो अंदर जो ना कॉकपिट में जाते हैं, वो कैंपास के अलावा जो वो वायरलेस होता है, एयरपोर्टों के नंबर होते हैं बाज़ाब्ता, मतलब मुख्तलिफ एयरपोर्टों के मुख्तलिफ नंबर होते हैं, वो वायरलेस को सेट करते हैं, तो वहां पे बात होती है, मतलब जहाज को कैसे क्या सारा कुछ जो जिस तरह की मिसाल के तौर पे मैं जहाज को मुझे डॉज नहीं कर सकता था पायलट या को पायलट। और सबसे बड़ी बात ये सिखाई गई कि इंटरनेशनल आयाटा के तहत, इंटरनेशनल कानून के तहत, ये पायलट के लिए बहुत जरूरी कहा गया है कि आपने हर सूरत में जहाज अगवा करने वालों की बात को मानना है, क्योंकि सवारियों का मसला होता है, सवारियां होती है, इसलिए उनकी जान बचाने के लिए आपने उनको रेजिस्टेंस नहीं करना है, ये आप याद रखें वगैरह। तो ये चीजें हुई, तो ये मुझे ट्रेनिंग शेनिंग दी गई। लेकिन फिर एक दो दफा आशिम साहब, यहाँ पे एक सानवी सा क्वेश्चन है, जो इस तरफ का जो परसेप्शन है कि लोग, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जो ट्रेनिंग थी वो आपको पाकिस्तान के अस्करी इदारे दे रहे थे जहाज अगवा करने की, इसमें क्या कोई सच्चाई है? देखिए शाहिद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो आज आप लोग मुझे ना देखें, मैं 67 साल का आदमी हूं, आप मुझे देखें उस वक्त 16 साल के बच्चे का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उनके साथ ट्रेनिंग देने वालों का या जो प्लान बनाने वालों का किसी के साथ ताल्लुक था या नहीं। ईमान देखिए, मैंने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला, एक्सीलेंट। और मैं इस वक्त भी झूठ नहीं बोलना चाहता हूं पाकिस्तान को या किसी को बुलाओ करो, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे ये नहीं पता उनका ताल्लुक क्या था। आप समझ आए मेरी बात? जी 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 जी। लेकिन मुझे जो ट्रेनिंग दी गई वो जावेद मिंटू ने दी, और वो वहीं पे रहते थे डॉक्टर साहब के पास ही, चूड़ चक्की में, कश्मीर लैंड में। और वो रावलपिंडी में उनकी बहुत बड़ी दुकान थी, और वो पाकिस्तान रशिया फ्रेंडशिप के प्रेसिडेंट भी थे, बड़े नफीस इंसान थे। वो पायलट रह चुके थे, इसलिए मुझे उन्होंने ट्रेनिंग दी है। ये मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे किनका हाथ था, लेकिन जो मैं वाक़ा बता रहा हूं आपको, देखें इसको समझना चाहिए
कि एरिटेरिया का, जब एरिटेरिया वालों ने जहाज पे एथियोपिया के हमला किया, ये कोई साजिश नहीं थी, जी हाँ, ये तो वाक़ा हुआ है, जी हाँ, जी हाँ, दिस वाज ए इंसिडेंट। और उसी इंसिडेंट पे जो टेबल पे नाश्ता करते हुए जो सोच आई है वो वहां आई है। तो इसका मतलब है ये अब रद्द हो जाती है सारी चीजें कि ये इंडिया का बनाया हुआ मंसूबा था या पाकिस्तान का, क्योंकि मंसूबा बना चाय की टेबल पे एक इंसिडेंट की वजह से। और मुझे जब सिखाया गया तो वगैरह, बहरहाल बात यह है कि एंड ऑफ द डे मुझे कुछ अरसे के बाद जुलाई के, शायद जुलाई में मैं यहाँ इस तरफ वापस हो गया। वो भी लिखी हुई दास्तान भी है सारी, मैं इस वक्त आपको बताना चाहता हूँ जहाज की। मैं गिरफ्तार हुआ, उसके बाद मैं कैसे बचा गया, क्या हुआ, और किस तरीके से मैंने भट्ट साहब को पैगाम भेजा, किस तरीके से हमारे लिए जो है ना असला जमा करना बड़ा मुश्किल हुआ। और ये जो देखें, लोग जो कहते हैं ना, ये बड़ी जहन में निकालने की बात है, जहन से जहन मतलब तासुब के बगैर सोचने की बात है कि हमने पिस्तौल, जब हमने सोचा पिस्तौल क्या करे, हमने पिस्तौल मंगवाया कानपुर से, वो चोर डाकू से बचने के लिए असली जैसा पिस्तौल जो है ना आपको और शक्ल देते थे, हमने वो मंगवा लिया। लेकिन अब सवाल ये, आशिम साहब, इससे पहले एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब आप सियालकोट बॉर्डर से आप दोबारा पाकिस्तान आ रहे थे, तो वहां से जब आपको वो जो पिस्तौल और जो ग्रेनेड था, आप वहां पे जमा करवा दिया आपने उनके पास, उन्होंने नहीं, वो जब मुझे नहीं जमा नहीं करवाया, जब मुझे पकड़ा गया तो वो उसमें से आम के लिफाफे में से निकल आया, ले गए, मतलब वो देखिए बात ये है कि मसला प्रॉब्लम हमारे भी थे। जब मुझे किसके जरिए से क्रॉस करवाया गया, मुझे करवाया गया स्मगलर के जरिए सियालकोट से क्रॉस। उसको जब वो दूसरे तरफ इंडिया की तरफ पहुंचा, एक हिंदू के पास, वो उसका दोस्त था, उसने कहा यार तुझे बीएसएफ ढूंढ रही है, यहां से निकलो। उसने कहा यार इसको आगे भेजना है, उसने कहा तुम फलान जगह पे इसको बस पे चढ़ाना। अब उसने मुझे बस पे चढ़ाया, आगे जो है ना वहां पे पोस्टें होती है, बाज़ाब्ता वहां तलाशी होती है, या तो उस बंदे ने बताया और मुझे पकड़ा गया, तो मेरा मतलब बैग था छोटा सा, उसको जब देखा गया उसमें कर रहे, और फिर मुझे मारा पीटा गया और आंखों पे पट्टी बांध दी। और जो आप कह रहे हैं कि आपसे मारा पीटा गया, आपको लिया गया, लेकिन उस वक्त जो मैं अभी जो बीबीसी की मैं आपको बात कोट कर रहा हूं कि बीबीसी के मुताबिक ये है कि आप जो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, आप उनके बकाला तौर पे एक मुलाजिम थे और उनके लिए आप काम कर रहे थे। इसमें कितनी, देखिए बात ये है ना, बात ये है कि ये सारे कह रहे हैं, लेकिन किसी के पास, किसी ने यहाँ पे, ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी मेरे खिलाफ जो केस है यहाँ जो चल रहा है हाईजैकिंग का और पाकिस्तानी एजेंट होने का, मेरे खिलाफ एनिमी ऑर्डिनेंस 3 चल रहा है यहाँ पे 20 सालों से सेशन कोर्ट में, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ये जी स्टेट गवर्नमेंट ने ये इल्जामात में लिखा ये बीएसएफ का मुलाजिम था। 20 साल हो गए, आज तक न वो कोई कागज ले आ सके, न वो कोई शनाख्ती कार्ड ले आ सके। हुआ क्या था, अब देखें, भट्ट साहब बहुत ज़हीन कुतुब इंसान थे। उन्होंने कहा यार अगर तुझे पकड़ते हैं तो 2-4 थपेड़ मार वखार के उनको बता देना। मैंने कहा क्यों? कहता है आपको जो बता रहे हैं उसको बता देना। देखे, मैं एक 16 साल का बच्चा था, मेरे साथ बहस करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, होती थी। उन्होंने जब कहा आप जो है ना, मैं बार ये कह रहा हूं आप लोगों को, ये सोचे आप, आज मैं हर बात का जवाब दूंगा आपको, लेकिन उस वक्त मैं बचा था, तो मैं जो है ना, मैंने अपना, उन्होंने कहा कि लेकिन आप एक काम और करना, आप उनको कहना मेरे साथ 2 आदमियों को और ट्रेनिंग दी गई है, उसमें मुझे उन्होंने बताया किस किस का बताओ, ताकि आपकी शक्लें जो है ना, जो है ना शक्लें इनकी, ये आप बता सके उनको। उसमें जावेद सागर और उन्होंने दिया था उसका नसीर वानी का, कहता है इनका बता देना कि इनको भी ट्रेनिंग हुई है, ये कश्मीर से अगवा करेंगे जहाज। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आई ये क्या भट्ट साहब कह रहे हैं। तो जिस वक्त ये तफ्तीश शुरू होगी मेरी, तो तफ्तीश में मुझे थपेड़े भी पड़ी है, मुझे सारा कुछ, क्योंकि मैं तो कोई बॉर्डर सिक्योरिटी की मेन अपना इदारे के साथ तो उनके कहने पे तो आया नहीं था। मेरा एक दोस्त था जो एसपी रिटायर्ड हुआ है, गुलाम हसन मीर है, यहाँ पे एक मुस्तफा मीर यहाँ शहीद हुए थे, लिबरेशन फ्रंट का मारा था हिजब ने, उनका भाई था।
है, अभी जिंदा है। उनको मैंने कहा यार मेरे मसाइल है, मुझे कार करा दे। उसने इतना कहा यार वहां अलमुजाहिद बनी है, उसका पता कर लेना। बट साहब ने कहा बता देंगे, उसका कोई बात नहीं। तो ये चूंकि जो बॉर्डर क्रॉस वगैरह करते हैं, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। उनको यूज करें, आपको वो यूज करें। तो जब मैंने ये सारा कुछ बताया तो इन्होंने मुझे ये कहा जी आप हमारे साथ काम करें। मैं कहा जी मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा जी आप एयरपोर्ट पे ये 2 बंदे पहचानने के लिए ये जाया करें। मैं कहा जी मुझे क्या मिलेगा? कहता जी हम आपको सब इंस्पेक्टर बना देंगे। ना कोई ऑर्डर था जनाब, ना कोई शनाख्ती कार्ड था, ना कोई वर्दी था, ना कोई ट्रेनिंग थी, और मैं 17 साल का था। आपको समझ आ रही है मेरी जी जी बात? जी जी जी। मैं 17 साल का भी नहीं, 16 साल और 17वें साल में चल रहा था। और आपको बता दूं दुनिया के किसी कानून में ये कहीं और होगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में 18 साल से भर्ती शुरू होती है किसी में भी। जी हाँ, जी हाँ। तो ये हो ही नहीं सकता था हाशिम कुरैशी को सब इंस्पेक्टर बना दे 16 साल की उम्र में विदाउट ट्रेनिंग। वो मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको इस्तेमाल करने की, मुझे अपना मिशन करना था। तो मैं एयरपोर्ट पे जाके रेकी करता था कैसे मैं निकलूंगा यहां से। इस दौरान मैंने अशरफ को, और एक और था हमारा जिलानी उसका नाम था, वो एडवोकेट बाद में बना था, वो बेचारा कैंसर से अपना मर गए थे। तो अशरफ साहब, हम ट्रेनिंग में अशरफ को देता रहा, इसको सारा कुछ समझाया जो मुझे भट्ट साहब ने भी समझाया, हर तरह से हर चीज। फिर हमने ये प्लान बनाया, क्योंकि हमें पता था कि हमें जो ना वो उन दिनों जो था ना ये जो को पायलट थे राजीव गांधी भी, जी हाँ। हमें ये बताया गया था उस दिन, हमने वहीं से पता किया था उस दिन वो आ रहा है, उसको आना था, लेकिन पता नहीं किस एंड पे किस फ्लाइट में चले गए। हमने टिकट काटी। अब सवाल ये है कि मेरा टिकट महमूद हुसैन के नाम से कटा। जी हाँ। वो इसलिए कटा कि अगर ये देख रहे होंगे रात को कि कौन कौन जा रहा है, कहीं इनको शक ना हो जाए मैं जा रहा हूं। अशरफ के मैंने ये भी सोचा अगर ये मुझे पकड़ेंगे, कहेंगे ये मोहम्मद हुसैन के, मैं कहूंगा नहीं ये मोहम्मद हाशिम है, ये उसने जल्दी में लिखा है। मतलब अपने जहन के हिसाब से हम पूरी मनसूबा बंदी से चल रहे थे। और एक बात मैं बता दूं कि जब हम वहां पे, आपको ये बता दूं कि ये आज के एयरपोर्ट नहीं थी, न तलाशियां कोई थी, कथित तौर पे कोई तलाशियां नहीं होती थी। जहाज, अब मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, आरज़ू फिल्म देखे या आप जब जब फूल खेल देखे, उसमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है श्रीनगर का। वो श्रीनगर की जो बिल्डिंग है कॉफी वाली वगैरह जो उनकी इंडियन एयरलाइंस की, वहां से कोई 1.5 फरलांग है एयरपोर्ट, गेट खुलता था, वो पुराना एयरपोर्ट था। तो वहां पे जहाज में चढ़ने के लिए सीढ़ी होती थी, चलते थे, किसी की भी कोई तलाशी नहीं होती थी। अच्छा, अब सवाल है पिस्तौल और ग्रेनेड का। ग्रेनेड यहाँ पे बियर मग बनाते हैं, बियर मग मशीन में बनाते हैं लकड़ी से। जब मैंने अशरफ को बताया ग्रेनेड इस तरह होता है, सारा कुछ निकाल के दिखाया, तो उन्होंने कहा ये तो यही बनेगा, बियर मग जहां बनाते हैं। उसने वो बना के बंदोबस्त किया, वो बनाया और उसके 36 टुकड़े किए बाज़ाब्ता, उसको रंग किया, उस पर वो लगाया, वो क्या नाम है, वो जो ऊपर होता है वो लगाया, और जो पिस्टल है ये भी लाया। पहले मैं पिस्टल और ग्रेनेड की ये बता दूं, जब हम पाकिस्तान पहुंचे तो मेजर रहीम शाह असला का टीचर था, कोयटा में पहले रह चुका था, लेकिन ये ISI का मेजर था। ये इसको जो इसके साथ जो है ना, वो मैं आपको बाद में भेज दूंगा, इसके साथ इसको कोर्ट में बुलाया गया। इसको ये कहा गया कि तुम कैसे कह सकते हो मुझे ये पिस्तौल नजर नहीं आया? कहता जी नजर तो आया था, लेकिन मैं इसको समझता था .22 का ये पिस्तौल है, मेरे पास ऐसा है, मैं कल लाके दे दूंगा। उसने कहा जी मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक हाशिम कुरैशी ने एक अफसर के सीने पे रखा हैंड्स अप, और उसने कहा कि ये मेरा नकली पिस्तौल है। समझ आई मेरी बात? उसने कहा जी .22 का, जब दूसरे दिन उसने अपना असला ले आया वो पिस्टल, वो और इसमें कोई फर्क नहीं था। और एक बात आप याद रखो, किसी ड्राइवर को, किसी रात चलते हुए आदमी को आप बांसुरी की नली पीछे कमर पे रख ले, अपनी जेबें खाली करो, वो कभी भी ये आपसे नहीं पूछेगा कि ये पिस्तौल है या
नकली है या असली है। वो कभी नहीं आपसे पूछेगा ये नाली है या पिस्तौल है, क्योंकि खौफ का जो उनसर होता है वो इतना छाया होता है कि कोई आदमी ये सोच भी नहीं सकता है कि कोई आपको बांसुरी से या किसी नकली नली से आपको लूट सकता है। ये बात आप तस्वीर करें कि एक दहशतगर्दी का माहौल है जहाज में। वहां पे एक कैप्टन था वर्दी पहन के, अशरफ के सामने, अशरफ ग्रेनेड लेके सामने खड़ा हुआ था। उसने कहा ये कौन सा ग्रेनेड है? उसने कहा फेंक के बता दूं? ओए खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। मैं समझ गया। मतलब ये पाकिस्तान लेकिन की पूरी, जब जहाज आशिम साहब, जब जहाज को चूंकि आपसे उसने चीटिंग की, उसको अमर तसर उतारने की कोशिश की जहाज को, तो तब आपने उसे वाकी टाकी जब ली, तो आपने जब इंडिया, जब लाहौर एयरपोर्ट पे लोगों से बात की, लाहौर एयरपोर्ट का जो अमला था उनसे बात की, तो ज़ाहिर उनको ये पता नहीं लग रहा था कि आपको प्रोफेशनल नहीं है, आपकी जो उनकी लैंग्वेज होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है, उस लैंग्वेज का इशू नहीं था आपको, ज़रा वो कोड वर्ड्स होते हैं ना सारे। नहीं, बात यह है कि देखें, जिस वक्त वो नंबर मिलाए जाते हैं एयरपोर्टों के वाकी टाकी पे, तो उसने मिलाया ऊपर अमृतसर का नंबर, क्योंकि मुझे तो सारे एयरपोर्टों के नंबर तो नहीं पता थे, तो मुझे तो रावलपिंडी का नंबर उन्होंने बताया था उस वक्त, मुझे अभी याद नहीं। उसने, लेकिन जब उसने कहा हेलो लाहौर, हेलो लाहौर, हेलो लाहौर, आगे से अगले ने कहा नहीं लाहौर अमृतसर स्पीकिंग, उस पे मैंने काचरू बेचारे को थपेड़ मारा था और वायरलेस छीन लिया था और सिर्फ ओबराय के पास रहा था वायरलेस। और हम लाहौर और अमृतसर की जो फ्लाइट का जो हवाई डिस्टेंस का मामला है वो 2-3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। साथ साथ उधर उतर जाए इधर उतर जाए पता नहीं लगता, सिवाय टेक्निकल जो हालात होते हैं। देखिए बात यह है कि एक बात आपको शायद साहब याद रखनी चाहिए, हम तो निकल गए थे सर हथेली पे रह के, उससे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है इसका तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर सोचते तो ना करते। तो बात ये थी कि जिस वक्त ये लाहौर हम उतरे, वहां पे इसमें एक डॉक्टर नसीर थे, वो थे जो पाकिस्तान पंजाब का जो चीफ सेक्रेटरी था आगा अफजल, उसका भांजा था। जब हमें यकीन नहीं आ रहा था ये लाहौर, उसने कहा यार यहाँ आगा अफजल है, मेरा मामू है चीफ सेक्रेटरी, उसको बुलाओ। वो भी फिर आया था। देखें एक बात याद रखें, हम ये मैं बताना है बाद में आर्गुमेंट के उस पे बताना है मैंने। हम जब उतरे हैं, हम 1 बजे दिन को 30 जनवरी को, आज ही सैटरडे ही आज भी थी, ये 50 साल के बाद आया है सैटरडे। वही जो कैलेंडर वो था 71 में, वही कैलेंडर 70 में 30 जनवरी 71 30 जनवरी का जो का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर इस दफा आया है अपना 2021 में, वही थी सैटरडे थी। और हम जब वहां पे अभी चूंकि लाहौर में 9:30 बज रहे हैं, तकरीबन 9:38 हुए हैं, तो अभी आप जहाज के पास थे, जहाज लाहौर एयरपोर्ट पे था और आप जहाज के पास थे अभी? नहीं, देखे जहाज में हम बैठे हुए थे ना, हम लाहौर उधर ही अपना क्या नाम है जहाज में ही बैठे थे। और हमें इसमें पहली बात यह है कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ईमानदारी से बताना चाहिए, किसी मुल्क के लोग बुरे नहीं होते हैं, किसी भी मुल्क के, चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है। कुछ इंतहा पसंद लोग जरूर होंगे उधर भी इधर भी, हमारे पास भी, सब दुनिया में। हमें तो अब ट्रंप ने तो बता दिया है कि इंसान क्या है, इतने पढ़े लिखे इतने होने के बावजूद। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी अवाम ने क्या कहते हैं खुले दिल से हमारा इस्तकबाल किया, और जो इंतजामिया इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने भी बड़ा प्यार किया, खाना शाना ये वगैरह, पुलिस वाले वो भी थे, सारे फौज वाले थे, ISA के लोग थे, मतलब हमारी इज्जत की, हमें बहुत प्यार। आशिम साहब चूंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं लोगों के, मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा बहुत टाइम बस मैं खत्म कर, मैं इसको आगे लाना चाहता हूं। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा और है यहाँ पे आपके साथ कि आपने चूंकि जब जहाज को अगवा कर दिया, जहाज को आप लाहौर एयरपोर्ट पे लेके आ गए, अभी जो पैसेंजर हैं जहाज के अंदर जो मौजूद हैं, आप उनको छोड़ रहे हैं। जब आप उनको छोड़ रहे हैं तो उसके बाद तो आपके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये तो सवाल आपका बचा। जब मैं देखिए उतरा, मैंने कहा मुझे डॉक्टर फरूक से बात करनी है, क्योंकि उसका नंबर था मेरे पास।
टेलीफोन ये तो नहीं थे, होते थे उन दिनों तो लाइन थी। तो मुझे जो ने ले गया डायरेक्टर उधर एयरपोर्ट का भी और मेजर रहीम शाह वगैरह, ये मेरे साथ आए, मुझे ले गए और मैंने वहां पे फोन किया डॉक्टर साहब को। मैं कहा जी परिंदा आ गया, मैं फिरोज बोल रहा हूँ, ये मेरा कोड नेम था। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है ना रहे, मैं भट्ट साहब को ढूंढता हूँ, भट्ट साहब को ले आता हूँ। तो हम आ जाते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ कि बच्चों ने और औरतों ने पानी मांगना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया वगैरह। हमने, अशरफ और मैंने मशवरा किया, औरतें और बच्चों को छोड़ दिया जाए। हमने इनको छोड़ दिया। इनको जब छोड़ दिया हमने, कुछ घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हो गया, तो हमारे पास इंतजामिया आई, डायरेक्टर आया, वो कुछ मेजर आए ISI के वगैरह के। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब फोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सवारियां छोड़ दो, ये हमारे अपने लोग हैं, तो जहाज पे कब्जा करो। आप मेरी बात समझे, मेरी बात। और मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब को जब पूछा गया उसने कहा जी मैंने नहीं किया फोन। तो मुझे नहीं पता उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन हमारी सिचुएशन ये थी कि देखें, आज जो मैं पाकिस्तान के निज़ाम को, सिस्टम को, गुलामी को, हर चीज को समझता हूं, उस वक्त मेरे लिए जब मैं पहली दफा आया था, मैंने पाकिस्तान की गंडा सिंह वाला की जमीन चूमी थी। और जब मुझे किसी वो रेंजर वाले ने कहा था खोचा ये क्या कर रहा है, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, ये हमारे लिए मक्का मदीना की धरती है, तो मैं इसको चूम रहा हूं। उसने कहा खोचा अंदर जाओ और मक्का मदीना देख लो। तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आई थी उसने किस सेंस में कहा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि किस सेंस में उसने कहा था मुझे। तो इसलिए जब उन्होंने ये कहा कि सवारियों को कह रहे छोड़ रहे, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था वो झूठ बोल सकते हैं या हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। मतलब ये डॉक्टर फारूक कादर साहब ने फोन नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तानी एजेंसी के लोग थे, देखिए ये मुझे पता नहीं, डॉक्टर साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। और मुझे मतलब मैं दोनों पे यकीन नहीं कर सकता हूं कि डॉक्टर साहब ने किया था, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सादे और बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत ही नफीस आदमी थे, शरीफ आदमी थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है यहाँ पे कि जब जहाज आप ले गए, सवारियां आपने छोड़ दी, जहाज सब मतलब मामला तय हो गए, उसके बाद जब जहाज जलाने का आपको मैसेज आया कि जहाज को जला दें, ये आपके पास पेट्रोल है, इसको जहाज पे फेंक के जला दें आप। अगर जहाज आपने खुद जलाया है, आपने जहाज बाकायदा एग्रीमेंट से जलाया है, तो उस वक्त चूंकि अशरफ जो थे वो जहाज में थे, उनको वहां से छलांग मार के उतरना पड़ा, वो जख्मी हो गए, आप खुद भी जख्मी हो गए। ना आप सुने ये वाक़ा सुने क्या हुआ। हमें वहां पे SSP वकील और ये सारे कह रहे, इन्होंने डाक भी थी ISI ने, ये कहते थे कि यार ये जहाज को, क्योंकि आप एक बात और तस्वुर में रखें, वहां पे एक कश्मीरी औरत 5 बच्चों के साथ एयरपोर्ट के पास बैठी थी, अगर ये जहाज वापस गया मैं अपने आप को बच्चों समेत जला दूंगी, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 4-5 लाख ये मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मुख्तलिफ जगहों में स्टूडेंट आए थे, और जो पाकिस्तान के कॉलेजों में पढ़ते थे स्टूडेंट, इन्होंने सारा घेरा डाला था। 2-3 दफा लाठीचार्ज हुआ, डॉक्टर बासत का बाजू टूट गया और तेज खुर्शीद को डंडे पड़े। ये सारा कुछ माहौल वहां बना हुआ है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस माहौल में सरदार वकील और ये कह रहे जहाज जलाओ, मैंने कहा मैंने नहीं जलाना, जितना मैं कर सकता था। और मैंने कहा जब तक भट्ट साहब ने कहे, इन्होंने कहा आ जाओ भट्ट साहब के पास, ये मुझे हैंगर में ले गए, मुझे बिठाया, भट्ट साहब और केज खुर्शीद साहब आ गए दोनों। तो उनके सामने ये मुझे कह रहा है, सरदार वकील SSP था, SSP उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी, तो लाहौर में एक ही SSP होता था। उन्होंने कहा जी मैं इनको कह रहा हूं जी जहाज जला दो, हम पेट्रोल देंगे। मैंने इसीलिए इसने कहा मैं भट्ट साहब से पूछता हूं। भट्ट साहब और केज खुर्शीद किया, भट्ट साहब ने कहा यार जहाज जलाने से हमें कोई फायदा नहीं, ये इंश्योर्ड होता है, तो हम ऐसा करते हैं इसके शीशे तोड़ते हैं, 5-8 दिन ये इसकी पब्लिसिटी होती रहेगी, हमारे मिशन को पूरी दुनिया सुनती रहेगी। मैं कहा जी ओके। और मैं ये गया और अशरफ को कहा चलो जी जहाज वो तोड़ते हैं। वहां पे कुल्हाड़ी थी, तो हमने उसको लेके पता नहीं और क्या उठाया वहां से, और हम शीशे तोड़ने लगे। इस दौरान सरदार वकील और बाकिर शाह DSP था, ये आए, क्योंकि मैं ये चीजें नहीं भूल सकता हूं, ये मेरे साथ हुई है और मैंने इसकी बहुत बड़ी कीमत भुगती है। मेरी जेलें, लड़कपन की जेल, मैं जवान जेल में हुआ हूं, मैं बेवारिस की जेल काटी है, मैं
कोई वाक़ा नहीं भूल सकता हूं, मेरे साथ हुआ क्या है। तो मुझे इन्होंने कहा जी पेट्रोल ले आके कहते हैं भट्ट साहब ने कह दिया जी इसको जला दो आप। फिर धोखा, फिर इन्होंने जनाब पेट्रोल दिया। हम फिर समझ गए यार ये को गलत क्यों करेंगे, क्योंकि सियासी बारीकियों का तो हमें कतई कुछ पता नहीं था। यार जरा तस्वीर, हर आदमी अपने घर में 16 साल के बच्चे को और 19 साल के बच्चे को देखो, 17 साल के और 19 साल के बच्चे को देखो, उसके बाद ये सारी चीजें सोचो। तो जनाब हमने जब, मैंने अशरफ को कहा पिछला दरवाजा इमरजेंसी का खोल दे, उसने जब खोलने लगा वो कहीं खुला नहीं, तो इस दौरान हमने तकिए जमा करके आग लगा दी। माचिस भी सरदार वकील ने दी, और मजे की बात है काश वो जलते ना, एक ही तीली थी। वो जब जल गया तो ये आग पकड़ ली फटाफट उन्होंने तकियों ने। तो मैं देख रहा हूं दरवाजा वो खुला नहीं है, मेरा हाथ लग गया इमरजेंसी डोर पे, मैं नीचे गिर गया। अशरफ आया, अशरफ आते आते उसको धुआं भी और हाथ जल गया था सिर्फ। तो जनाब ये हालात थे, और इस हालात के बाद हम सर्विस अस्पताल में गए, ये सारा कुछ किस्सा चला, लोग आते रहे, जुलूस जल से निकले। हम मीरपुर में बहुत बड़ा जुलूस निकला, मीरपुर लोगों को सल्यूट में करता हूँ। गुजरांवाले में जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो आपसे मिलने आए, हाँ वो आए थे उसी 2 तारीख को। क्या कहा उन्होंने? जब उन्होंने ये कहा कि शाबाश आपको पता है मैं कश्मीर के लिए, मैं कहा जी मुझे पता था, उसी प्रोपेगेंडे का हम उस वक्त शिकार थे। तो कहता है वेल डन। मैं इनको बताता हूँ, वहां पे मुबशिर हसन खड़ा था और डीसी खड़ा था, मैं था, ये थे। उन्होंने कहा मैं इनको बता रहा हूँ कि आपकी फुल सपोर्ट करे, और पीपल्स पार्टी ने हमारी बहुत सपोर्ट की थी उन दिनों। इवन उन्होंने हमारे साथ, आशिम साहब, जब पीपल्स पार्टी ने आपको सपोर्ट किया, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद तब जीते हुए थे इलेक्शन, इस तरफ का जो पाकिस्तान है उसमें इलेक्शन जीते हुए थे, लेकिन उसके मतलब आप देखें कि 2 वीक के बाद आपको उठा के जेल में फेंक दिया गया, आप पे मुकदमा चला के। देखिए बात यह है कि हमें यहया खान ने पहले गिरफ्तार किया था, उसी ने कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनाई थी जिसमें ऑर्डर नंबर 13 मार्शल का ऑर्डर था। जुल्फकार अली भुट्टो के बात यह है कि ये हमें अपील नहीं देते थे। लंदन में इनके खिलाफ मुजाहरा हुआ, लंदन में हफीज पीरजादा और कौसर नियाजी का गरेबान पकड़ा गया, और उसकी वजह से हमें फिर सुप्रीम कोर्ट की अपील दी गई। बात यह है कि अब्दुल हालिक अंसारी साहब, आप समझ ले वो कुतुब इंसान थे, आप भी जानते होंगे। मतलब उनकी वो 5 वक्त नमाज, तहज्जुद गुजार, मतलब सारी उम्र ईमान और दीन के सतून थे। वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। उनका कसूरी के साथ भी राब्ता था। उन्होंने 84 में जंग फोरम में ये बात कही है कि मुझे जुल्फकार अली भुट्टो ने फैसले से पहले बुलाया और मुझे ये कहा जी हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज है, हमारा केस चल रहा है, अपना अयाटा से निकला है इंटरनेशनल कोर्ट में, हम इन 2 में से एक आदमी को सजा देंगे। समझ आई मेरी बात? ये अब्दुल हालिक अंसारी साहब का कहना है, जो उन्होंने कहा था जी हम ये मानेंगे नहीं, हम मेरिट पे फैसला चाहिए। तो फिर आप एक और बात देखें, अगर ये बात सच नहीं थी तो फिर अशरफ और मेरा टाइम एक जैसा है। हमने तो एक ही दफा जहाज भी अगवा किया, असला भी जैसा भी था, जो भी था, जहाज भी जलाया इकट्ठा, उसको टिल कोर्ट स्टैंडिंग सजा मिली इन सबको, और जो 2.5 साल उन्होंने गुजारे थे जेल में। मुझे 19 साल मिली। मुझे इसी जहाज जलाने में 2 साल मिली है, सवारियों को हब्सी भेजा में 2 साल मिली, असला में 1 साल रही, जबकि बाकियों को कुछ नहीं मिला। ये एक पॉलिटिकल फैसला था कश्मीर की तारीख को कुचलने के लिए। वजह क्या थी? वजह हमें समझ आ गई, हमने पूछा भट्ट साहब से भी, क्योंकि हमने खुल्लम खुल्ला इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात की थी। मुझे याद है मैंने हनीफ रामी नुसरत का, उस वक्त नुसरत रिसाले का एडिटर था, उनने हमें घर दावत में बुलाया था और उनने कहा जी आप कैसी आजादी चाहते हैं? मैं कहा जी जो 47 में हमारा कश्मीर था, कहते इसका मतलब गिलगित और आजाद कश्मीर में। कहा यस व्हाई नॉट, ये तो पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर है, हमें तो सारा चाहिए जम्मू और कश्मीर। ये खबरें लगनी थी, आप उन दिनों की खबरें निकालें। आग लग गई, सरदार कुय्युम चीखने लगा, उसने तो पूरे महाजरों को 13 लाख जासूस कहा, खत लिखा, उसने तो हर जगह कहा ये हिंदुस्तानी एजेंट है, मैं तो पूरे जहाज ला सकता हूं। मैंने कहा एक साइकिल ले आ दो,
और सरदार कुय्यूम के भाई ने हमें सैटेलाइट टाउन में अब्दुल रहमान के घर थे, हमारे पास आया, भट्ट साहब मुझे और अशरफ को 10-10 लाख रुपए देने की ख्वाहिश जाहिर की, आप अल मुजाहिद के साथ आ जाए मिले। हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने कहा हम इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर के कायल है भाई, हमें उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, ये असला पैसा वैसा हमें नहीं चाहिए। और फिर आप देखें एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने हमारे खिलाफ कितना ज्यादा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, क्योंकि ये इलाके के पाकिस्तान के ऊपर, मैं यही कह रहा हूं, ये जो गुलामी का सोच आजाद कश्मीर के लोगों ने अपनाई थी, मुझे ये बताए वो सोच जो है ना, उस सोच को हमने कत्ल किया, उस सोच को हमने तोड़ दिया। और मैं एग्री करता हूं, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं। एक मिनट और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंडिपेंडेंट जम्मू और कश्मीर इसलिए दोनों को कबूल नहीं है क्योंकि यहाँ के सहूलतकार उन्होंने भी मेरे खिलाफ। मुझे ये एक बात बता दे, ये समझने की बात है कि एक वजीर आला ये कह सकता है ये तो जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बंदा है, उसी ने अगवा कराया, बता सकता है। अगर ये इंडियन की अभी तो मशरकी पाकिस्तान का झगड़ा भी नहीं था, अगर कोई इंडिया का मंसूबा है कि इंडिया का वजीर आला ये बयान दे सकता है? नहीं दे सकता है। आप अंडर 18 थे, तो अंडर 18 में चूंकि पैती का क्वेश्चन ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और रखूंगा जो आप नहीं एक बात और बता दो, शेख अब्दुल्ला ने भी शंकराचार्य को हाथ लिखा, हमारे खिलाफ लिखा, मकबूल भट्ट के खिलाफ लिखा। वो खत यहां से सरदार कुय्यूम, ये जो पाकिस्तान के, इंडिया के और पाकिस्तान के सहूलियतकार थे कश्मीरियों में, उन्होंने जब ये देखा कि मुसल्लह जदोजहद की, क्योंकि लोग हमारे घरों को हमें चूम रहे थे, लोगों को ये कह रहे थे यही रास्ता है, वियतनाम का रास्ता हमारा रास्ता, ये नारे लगे थे, अलजायर का रास्ता हमारा रास्ता, फलस्तीन का रास्ता हमारा रास्ता, ये नारे लगे थे हर जगह से। लोग खड़े, उनको पता चल गया कि यही एक दिशा है, यही एक रास्ता है। अगर कौमी आजादी हमारे उसूलों पे, हमारी अपनी सोच के मुताबिक शुरू की गई होती, हमें न कुछ ना होता, आज कश्मीर की तारीख ही कुछ और होती है। यह तारीख ने, क्योंकि नजरिया फैल गया था, नजरिया। आशिम साहब, गंगा हाईजैकिंग के मुताल्लिक इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है, रा के जो बानी मिंबर हैं और रा के इंसदाद दहशतगर्दी डिवीजन के जो साबिक सरबराह हैं बी रामन जब अपनी यादाशों की जो उन्होंने किताब लिखी हुई है, उस किताब में उन्होंने काफी तफसील से लिखा हुआ है इस बारे में कि जो मशरकी पाकिस्तान की मदद के लिए जो खुफिया ऑपरेशन किया गया था, जो खुफिया मिशन उन्होंने बनाया था, जो खुफिया तौर पे उन्होंने पूरी कहानी तैयार की थी, उस खुफिया कहानी में हमने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 2 नौजवानों को यूज किया और उनके जरिए गंगा जहाज अगवा करवाया। मैं तो पहली बात है लिबरेशन फ्रंट की मेरी बात यहाँ पे यही तो आपको समझाना चाहता हूं। मुझे ये बताएं ये क्यों लिखेंगे? एक और है, वो भी किताब यहाँ पे पढ़ी हुई है, इसके खिलाफ मैंने ये किताब पढ़ी है यहाँ पे, इसके खिलाफ मैंने, देखिए बात ये है ना कि मेरे मसाइल है, मैं बैठा हूं उस मुल्क में जिस मुल्क के ये एजेंसियों के, ये है ये किताब है मिशन रा। इसने भी ये जो है ना, ये एक आदमी था जो आम रा के ऑफिस में, ये कोई इंटेलिजेंस का बड़ा नहीं था, 74 में हुआ था दाखिल। इसने भी एक किताब लिखी, उसमें मेरा लिखा, इसके खिलाफ मेरा आप मेरे ब्लॉग पे जाए, हाशिम कुरैशी ब्लॉग, उस पे पूरी तफसील है। इसके खिलाफ मैंने कोर्ट में केस किया हुआ, 5 साल हो गए, कभी उठता है, कभी नहीं आता है, कभी क्या करता है, कोई पूछता नहीं। बात सवाल ये है, यही तो सवाल है कि एक हिंदुस्तान खुद जहाज अगवा करे, खुद ही अपने लोगों को कहे कि तुम लोग लिखो, ये हमारा ही काम है। ये कैसी इंटेलिजेंस है, ये कैसा मुल्क है? ये सारा समझने की जरूरत है आपको कि ये, क्योंकि तूफान उठा था, कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल गया था असल रास्ता कौन सा है, शेख अब्दुल्ला का नहीं है। और ये इस चीज को खत्म करने के लिए इधर भी उधर भी इन दोनों ने वो काम किया कि यार इसको बनाओ, ये हिंदुस्तान का काम है, उधर आएगा, इधर हमारे भी काम आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का काम सोच के एक कश्मीरी पागल नहीं सोचेंगे कि चलो जिसने भी कराया है, हमें तो रास्ता मिल गया, हमें तो जज्बा मिल गया। हमने ये शाही किले में कहा था
डीआईजी अतर को हमने कहा था हमें मार दो, हमें गोली मार दो, हमें तशद्दुद से मार दो, लेकिन इस मिशन को जारी रखो, इनको कहो कि ये साजिश नहीं थी। लोग आप अंदाजा करें इसका फायदा किसको मिला, इंडिया और पाकिस्तान को। और फिर एक बात और याद रखें, मेरे पास मेरी किताब में भी आ रहा है और कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में जजों ने बुलाया था एविएशन मरकजी सेक्रेटरी को एविएशन के। उसने जो बयान दिया ना जी, उसने ये बयान दिया कि हमारी 65 के बाद कोई भी जहाज, मिलिट्री जहाज और आर्मी इंडिया के ऊपर से नहीं जाती थी। गौर से सुने आप, ये बयान मौजूद है कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में। और ये जी हमें किसी वक्त भी दिल्ली किसी भी जगह हमारे जहाजों को उतार सकते थे, ना असला जा सकता था, ना वर्दी में बंदा जा सकता था। ये जा रहे थे जी, श्रीलंका से जा रहे थे, जो असला हमारा था वो भी श्रीलंका समुद्री रास्ते से जा रहा था, और 3 दिसंबर 71 तक जाता रहा, जब तक खुली जंग नहीं हुई। और हमारे जहाज जो पीआईए के जाते रहे वो श्रीलंका से गए, और फौज तमाम तर इन जहाजों में गई, जो यहां से नहीं जा सकते थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का ट्रीटी थी कि हम जो मिलिट्री वगैरह के हैं वो नहीं जा सकते हैं। और फिर एक और इसी ट्रीटी की बाद में 91 में भी दस्तखत हुए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई मिलिट्री के जहाज में कोई लोग होंगे, वो 8 दिन पहले इतला देनी पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताएं, जब पहले ही फौजी रास्ता बंद था उनका, तो उनको जहाज अगवा करके 2 कश्मीरियों के हाथ में देके इतना बड़ा पुवाड़ क्यों पवाना था कि जाके कश्मीरियों को भी आजादी का जज्बा दे दो। देखिए, ये चीजें कोर्ट में आई है, लेकिन कोर्ट ने इसको जजमेंट में नहीं लिखा। के खुर्शीद का बयान आया है कि मेरे सामने कहा जहाज जलाओ, उसने उसको नहीं कोर्ट किया। मेजर रहीम शाह ने कहा कि हमें जो ना ये पिस्तौल की सारी नहीं पहचान हुई, इसलिए कि ये .22 का था, और उसने कोर्ट में उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। इसकी भी जनाब कतई तौर पे जजमेंट में कोई जिक्र नहीं आया। जो चीजें हमारे हक में जाती थी, और फिर सबसे बड़ी बात, हम बच्चे थे, मुझे ये बताए, अगर हमने जहाज इंडिया के कहने पे साजिश किया होता, 4 घंटे 5 घंटे गया, उसी दिन हम उसको उड़ा देते, क्योंकि जितनी ज्यादा देर रहते उतना खतरा रहता था ना कि मुझ पे हमें काबू कर लेंगे। हमने 80 घंटा जहाज में क्यों बैठे रहे? इन्होंने, ये अंदर जहाज में आते थे, इन्होंने वाजवान खाया सबों ने। कोर्ट में जब उसको कहा गया ना, बाकिर शाह और मुख्तलिफ लोगों को, आपने वाजवान नहीं खाया, कहते जी मैं 200 गज दूर था। फोटो दिखाई गई, उसमें वो खाना खा रहे जहाज के पास। बात सुने, ये सारी चीजें हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। साफियों को देखें, मतलब 99% के, परसों बीबीसी का इंटरव्यू है, इसने 8 दिन मेरे साथ लगाए। मैंने इसको ये सारे अपना जो मैंने आज, आप यहां से उठेंगे ना, आप बीबीसी के उस पे इंटरव्यू देखना, उसमें मैंने पॉइंट्स कमिट किए हैं सारे, वो सारे कमिट मैंने डाले हैं कि क्या हुआ। उसने भी आज काले मेरे साथ कर दिया। उसने, कोई आदमी इस तरह, हामिद मीर जैसा आदमी, वो भी इन चीजों पे तहकीकात किसी ने नहीं की। गंगा है क्या असल में? पाकिस्तान ने अपने हवाले से इसको इस्तेमाल किया, इंडिया ने अपने। आशिम साहब, मैं व्यूअर्स के सवालों की तरफ जाऊंगा, लेकिन मेरा एक और सवाल, आखिरी सवाल आपके साथ, जो माजी में एजाज शाह थे, जो ISI के पंजाब में और IB के सरबराह भी रहे हैं, आजकल पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री में है, वो इंटीरियर के वो उसको सवाल किया है, पता है मुझे, पता चला है, जो बीबीसी सवाल ये है, एजाज शाह कौन है? ये पाकिस्तानी ISI का। उन्होंने, आप ऐसा करें, आप देखें, अरबाब मुख्तार था उन दिनों इंडियन डेस्क का, पाकिस्तान की वजारत खारिजा का हेड, वो लाहौर में होते थे। आप, मैं, मेरे ब्लॉग पे भी है, द ट्रूथ अबाउट गंगा हाईजैकिंग, ये खालिद हसन ने, बहुत बड़ा के खुर्शीद का रिश्तेदार भी है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था 2003 में। ये लाहौर टाइम्स में, क्या कहते हैं उसे, क्या टाइम्स, वो उसमें आया है। आप ये बता, उसमें वो साफ लिखते हैं कि अरबाब मुख्तार ने मुझे लंदन में बोला ये जहाज ISI ने जलवाया है, हाईजैकरों का कोई इसमें हाथ नहीं। उसको भी उन्होंने नहीं दिया, वो भी नहीं अपना जजमेंट में दिया। देखिए, हमने अब फिर देखें, आप ले ले एलिस्टर लैम की मैं बात करूं,
एलिस्टर लैम ने उसने क्या नाम है, अयूब ठाकुर ने पैसे दिए, उनकी किताब उसी ने बांटी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक मसला था उनको कि हिंदुस्तान की जो एक्सेशन की ट्रीटी है उसको रद्द किया जाए। वो कहता था ये नकली है। उसी में उसने पुलिस की बयानात, उसने साफ लिखा है उसमें अपनी किताब में, मुझे ये सारे बयानात पुलिस ने दिए हैं। उसको जब अशरफ साहब मिले तो उन्होंने मिलने, अच्छा मैं शाम को मिलूंगा, उन्होंने इनकार किया। मैंने जब उनके खिलाफ हॉलैंड से लंदन में केस करने की कोशिश की, अयूब ठाकुर ने, मैं सऊदी अरब था उन दिनों, अयूब ठाकुर ने मुझे फोन किया, उसने कहा यार अगर आपने इसके खिलाफ केस किया हम इसके साथ खड़े होंगे। देखिए बात आप याद रखो, कश्मीरियों को ये समझना चाहिए, जम्मू और कश्मीर कोई छोटा सा कोई मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनलों ने इसको फंसाया हुआ। चाइना देख लो, पाकिस्तान देख लो, इंडिया देख लो, ये इस सरजमीन के लिए एक एक अपना जहाज एक 100 मिलियन का खरीदते हैं। 100 मिलियन के 5,000 जो है ना वो बन सकते हैं प्राइमरी स्कूल। आप देखें ये कितना दुश्मनी कर रहे हैं। 60% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है इंडिया पाकिस्तान में। 40% लोग एक टाइम की रोटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कश्मीर को और कश्मीरियों को जलील करना है, इन्होंने अपने आप को जलील करना है। हम ये समझते हैं हमें इन दोनों को दुश्मनी के बजाय इनको, इनके अवाम को हमें समझाना चाहिए कि कश्मीर की वजह से तुम्हें नुकसान कितना है हमसे ज्यादा। और शायद इंडिया पाकिस्तान के लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल नहीं, आप जो है सियासत क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों लिबरेशन फ्रंट ने जी, एक मिनट ये लफ्ज में आखिरी कर दो, लिबरेशन फ्रंट ने ब्लैक जमहूरी ब्लैक इंडिया डे मनाया, उसको क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान में बनाया, क्या ये 23 मार्च को भी ब्लैक डे बनाएंगे? और मुझे ये बताए हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ता है, यासीन मलिक को जिस तरह अमानुल्लाह को इन्होंने फांसी, अपना मकबूल भट्ट को फांसी दिलवाई, इसी तरह ये यासीन मलिक को दिलाना चाहते हैं। मुझे ये बताए ये चीजें अपनी सियासत को मैं जिंदा रखने के लिए या ऐसे पटाखे वटाके ये कर लेते हैं, चलो हम उसके, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान ने तो हमें रोकना नहीं, जरा पाकिस्तान का करके दे देना 23 मार्च को। आशिम साहब, चूंकि हमें सोच देखे, हमें कश्मीरियों को, मैं आर पार गिलगित बल्तिस्तान, हमें तशद्दुद के खिलाफ लड़ना है। जो तशद्दुद की बात करता है वो हमारी काज का दुश्मन है। हमने पूरी दुनिया में तशद्दुद की कोख से जन्म लिया है मैंने, लेकिन मैं ये समझा इन 50 सालों में तशद्दुद हमारा दुश्मन है, तशद्दुद हमारी मौत है, ये 30 सालों में साबित हो गया है। आशिम साहब, अभी मैं लोगों के सवालों की तरफ जाता हूं, क्योंकि बहुत सारा टाइम मैंने आपका भी ले लिया है और बहुत सारा टाइम हमारे प्रोग्राम को भी हो गया है। पहला जो, और मुझे 11 बजे एक और लंदन से अपना इंटरव्यू देना है। मैं जो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ सिद्धार्थ गजनफर खान का। ये कह रहे हैं कि जब सबको कैद किया गया है 5 अगस्त के बाद, तो आपके लिए कह रहे हैं कि आप आजाद कैसे घूम रहे हैं? देखिए पहली बात ये है कि सब कैद नहीं है, वो कैद है जो अपना दफा 370 और ये जो है ना A35 को यूज करते थे मेन स्ट्रीम वाले। मेरे लिए दफा 370 हो या ना हो, मैं तो फुल आजादी मांग रहा हूं ना। और मुझे तो 1.5-2 महीने तो घर में नजरबंद कर दिया गया बाद में, जिस तरीके, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनके 370 और A35 की बहाल करने का मुतालबा नहीं करता हूं, मैं तो सीधा आजादी की बात कर रहा हूं ना। अब 370 हो ना हो मुझे क्या फर्क पड़ेगी। और फिर दूसरी बात आप याद रखें, मैं जमानत पे हूं 20 साल से, और मैं केस चल रहा है मुझे स्पेशल सेशन कोर्ट में, केस नंबर 15/71। तो मुझे ये बताएं, और मैं पहले ही जमानत पे हूं, मेडिकल जमानत पे, इसलिए 1.5-2 महीने रखने के बाद मुझे इन्होंने जेल में नहीं रखा, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनका इस चीज के लिए मैं लिखता हूं। मैंने, किसी ने यहां आर्टिकल नहीं लिखा, मैंने आर्टिकल लिखा, दफा 370 के साथ रियासत भी गई, मेरे ब्लॉग पे मेरी सब जगह पड़ा हुआ है। इसलिए आप ये कीजिए, मुझे छोड़ दे, मुझे अंदर रखना है, बल्कि तो ये तो जिनको मशहूरी देनी होती है उनको तो वैसे ही अंदर रख लेते हैं। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, जिया पूछ रहे हैं कि जी कि जहाज में पेट्रोल का इश्यू नहीं था क्या? नहीं, वो इतना तो देखें, इतना हमेशा आप याद रखा करें, जाके इंटरनेट पे जाए,
इंटरनेट पे मैंने ये सारे कुछ बीबीसी इस पे भी मैंने लिंक्स दिए हैं, उनको पढ़े, इल्म अपना हासिल करे। इल्म जो है ना सबसे बड़ा हथियार है। बात यह है कि जिस जहाज को जिधर जाना होता है उसका रिटर्न भी पेट्रोल होता है। क्योंकि इसने दिल्ली जाना था, जम्मू में इसको स्टॉप करना था, और इसका दिल्ली से लेके जम्मू तक वापसी का भी पेट्रोल था, और जम्मू से लाहौर इतना दूर नहीं है। एक और बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि कह रहे हैं कि हाशिम कुरैशी के बारे में खुद जीएम मीर और गुलाम मुस्तफा अलवी जो गंगा केस में मकबूल भट्ट के साथ कैद थे ने एतराफ किया कि वो इंडिया के लिए काम कर रहा था। भारतीय एजेंसी रा के साबिक ऑफिसर ने अपनी किताबों में मान चुके हैं कि हाशिम हमारे एजेंट थे। अमानुल्लाह खान अपनी किताब में लिख चुके हैं कि आपने ये काम जो किया था जब हाशिम को पैसे देकर कुछ भी करवाया जा सकता है। हाशिम कुरैशी का बेटा जुनैद कुरैशी सिरी वस्तु ग्रुप का सबसे अहम कारिंदा है, जिसका यूरोपियन डिसइंफो की रिपोर्ट में तफसील से जिक्र है। 5 अगस्त के बाद जब भारत ने भारतीय नवाज लीडरों को महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भी नजरबंद कर दिया, इस वक्त हाशिम कुरैशी कैसे आजाद है? ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो मैं आप देखिए, मैंने तो इसका आजाद होने का पहले दिया। जहां तक जीएम मीर और अलवी साहब यहाँ रहते हैं, अलवी साहब के पास मैं जाता रहता हूं, मैं ये कथित तौर पे यकीन नहीं कर सकता हूं। मुझे बताया था ये जो है ना गिलानी के, वो जो गिलानी है जो केस में था उसके साथ, किसके साथ, अफजल गुरु के साथ, ये उसने कहीं लिखा है। तो मैंने ये जब पूछा था, मुझे उन्होंने कहा यार हमें पता ही नहीं है कि ये किसने क्या लिखा। दूसरी बड़ी बात है, अमानुल्लाह खान ने कभी गंगा को हिंदुस्तान की साजिश नहीं लिखा। अब वो चूंकि मैं उनको हकीकतन ये है कि वो मकबूल भट्ट की फांसी की वजह मात्रे केस बना, और मात्रे केस में अमानुल्लाह खान ने मात्रे को कत्ल करने का हुक्म दिया था मेरे सामने, और जबकि मैं लड़ पड़ा था, मैंने कहा ऐसा ना करो, भट्ट साहब को फांसी देंगे। और उसमें असलम मिर्जा वगैरह शामिल है। कोयटा में मुसरत इकबाल ने उसको गोली मारी है। सुने मेरी बात, जब मैंने ये बातें की है तो अमानुल्लाह का कोई मुखालिफ बात करनी कोई सवाल। देखिए, फिर वही बात है, अगर मैं इतना सही बात था, मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए, मुझे 3 दफा गया इलेक्शन लड़ो, तुम्हें भी कुछ दे देते हैं, तुम बेहतर अपना सोचते हो, बेहतर बोलते हो। अब मुझे ये बताएं, जब मैं एजेंट ही हूं आपकी नजर में, इनकी नजर में, सबकी नजर में, तो मुझे क्या तकलीफ है इस बात से इनकार करने का? हाँ भाई, मैंने वो बंगालियों के लिए किया, क्या इनकार मैं क्यों करूं? मैं तो हीरो बन जाऊंगा बंगालियों का। मुजीबुर रहमान की बात तो मुझे वो हीरो बनाएंगे। सवाल ये है कि मैं इंडियन पाकिस्तानी सियासत में शामिल ही नहीं हुआ, मैंने हमेशा इनकार किया। मैं आज भी इंडिपेंडेंट जम्मू और कश्मीर के नजरिए के लिए मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं लिखा। जो मेरी तहरीरें हैं, मैंने 6 किताबें लिखी, 3 मेरी कंप्यूटर में है। मुझे ये बताए, मैंने मेरा एक भी लफ्ज, कोई आदमी, ये मेरा चैलेंज है, एक भी लफ्ज मेरा ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान के हक में निकाले कि इलाका हिंदुस्तान ठीक है या इलाका पाकिस्तान ठीक है, तो मैं अपना जो ना, मैं अपनी मूछे पेशाब से मुड़ा लूंगा और मैं उसका गुलाम बनूंगा। मैंने इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर के सिवा मेरी तहरीर, हाँ, तशद्दुद की मैंने मुखालफत की, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान ने मजहबी तशद्दुद इंतहा पसंद उभार रही है। हम दुश्मन बन गए पूरी दुनिया के। जम्मू कश्मीर ये अकलियतें हमारे खिलाफ हो गई है, वो गैर महफूज हो गई है। वो अगर हिंदुस्तान के करीब गई है, वो वजह ये होगी कि हमने मजहबी झगड़े शुरू कर दिए, हमने लोगों को मारा। ये बात है, अगर तशद्दुद के खिलाफ हूं, मैं तो हूं, मैं तो, मेरे साथ कोई बहस करे, मेरे साथ दलील के साथ ISI कोई भी करे, मुझसे बात करे, मैं बता दूंगा कि तशद्दुद कश्मीरियों का दुश्मन है। इस पे मैंने आर्टिकल लिखे। और एक और क्वेश्चन वो है कि जहाज में क्या जो सिक्योरिटी का हमला था, जो एयर होस्टेस थे, जो बाकी लोग थे, उन्होंने कोई आपसे साथ रेजिस्टेंस नहीं किया? यार, ये खुदा का वास्ता, ये फिर वही बात है। ये सवाल आज के दौर में बंदा कर रहा है। जब जहाज की में सिक्योरिटी होती है यार, उस वक्त एक बात और, उस वक्त जहाज में कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, एयर होस्टेस होती थी, एयर होस्टेस 2 थी और एक स्टुअर्ड था। ये टोटल 3 अमला था, कति कोई सिक्योरिटी कोई बात। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई मेरे, आप सिक्योरिटी वगैरह उस वक्त तो कथित तौर पे कुछ ही नहीं था।
और फिर जहाज देखें, ये एक और प्रोपेगेंडा जी, ये जहाज पुराना था। इस जहाज का आप इंटरनेट पे जाए, गूगल पे डाले कि गंगा जहाज कब बना था। गंगा जहाज 61 या 62 में बना है, ये अपना हॉलैंड के है। वो जहाज आज भी पाकिस्तान में, एक जहाज में 93 में पेशावर से लाहौर आया था, वो 60 का जहाज था पाकिस्तान के पास। आज भी पाकिस्तान में गिलगित वगैरह जो फोकर फ्रेंडशिप जा रहे हैं, उनको ठीक करके वही उसी सन के जा रहे हैं। इस पे आपको एक लतीफा बता दूं, इस पे कोर्ट में, जब ये कोर्ट में एक बयान है, कहता है जी ये पुराना जहाज था ये वगैरह, तो जनाब जज ने ये लफ्ज कहे, उसने कहा हाँ यार हमने देखा ये हाशिम कुरैशी ने कंधों पे लाया था यार। मतलब देखें, लोगों ने जब प्रोपेगेंडा, आप देखें, मैं तो ये पाकिस्तान की जो क़यादत है ना आज, जब ये बातें करते हैं ना, खुदा की कसम मुझे अफसोस आ रहा है, ये मुल्क को चलाएंगे। यानी वो फिरदौस अवान, वो मुख्तलिफ लोग, आप देखिए बातें क्या कर रहे हैं। आशिम साहब अजहर खान आपसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आशिम साहब, आशिम कुरैशी कौन कर रहे हैं? अजहर खान है। अजहर खान कह रहे हैं कि आप कितना अरसा जेल में रहे हैं? मैं रहा जी 9 साल, तो 71 अप्रैल में गया था, मई में निकला, 9 साल 2 महीने वहां, यहां रहा मैं 1 साल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी मेहनत को और आपके इसको बहुत सलाम पेश कर रहे हैं, आपकी इस सारी इस चीज़ को। बहुत सारे लोगों ने, मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन सारे तो नहीं रख सकता, लेकिन जो बाकी रखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूज़ हैं जो आपको इस अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद एक नदीम बेग साहब हैं, जो नदीम बेग साहब कह रहे हैं कि जो गंगा हाई जैकिंग है, इसके वो असल हकायक हमें बताना चाहते हैं, आपके सामने रखने चाहते हैं कि 30 जनवरी 1971 की दोपहर को जो जहाज अगवा हुआ था, वो बाज़ाहिर ये मेरे साथ थे। हकायक जो असली बताएंगे तो वो बताएगा ना जो इस मंसूबे में शामिल था या मेरे साथ चल रहा था। अगर इन्होंने प्रोपेगेंडा सुना है या कोई किताब पढ़ी है, तो जिंदा लेजेंड तो मैं हूं, मैं बता रहा हूं जिसने अगवा किया, जो इस मंसूबे में शामिल था, जिसको पता। तो मुझे बताए, ये हकायक कहानी के बजाय सवाल करे। कहानी तो तब बताएंगे जब ये शामिल था, या अगर ये रा का मंसूबा था तो क्या ये रा का आदमी है, अगर ये आईएसआई का मंसूबा था क्या ये पाकिस्तान का आईएसआई का आदमी है, ये सवाल करे। हाँ नदीम बेग साहब, ये आप चूंकि हाशिम कुरैशी साहब जहाज के अंदर मौजूद थे, वो अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन हाशिम साहब, नदीम बेग साहब एक बरतानवी मुसन्निफ एलिस्टर लैम्ब के मुताबिक सारा वाकया कह रहे हैं कि मशकूक था, दोनों हाईजैकर्स के पास असला निकला था, हाशिम कुरैशी के पास एक सोना और अशरफ कुरैशी के पास एक लकड़ी का हैंड ग्रेनेड। अब आप सुनिए, एलिस्टर लैम्ब को पहले ये बात मैंने आपको बताया था, वो किताब किन्होंने लिखाई थी, वो गुलाम नबी फाई और अयूब ठाकुर, अल्लाह मगफिरत करे, आप अयूब ठाकुर बांटते थे, वही हर जगह बांटते थे। एलिस्टर लैम्ब को मैंने, एलिस्टर लैम्ब ने ये नहीं लिखा कि अपनी उसने लिखा हुआ है ये मुझे लाहौर पुलिस ने ये सारी चीजें दी है। उसने किताब मेरे पास मौजूद है, उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू लाहौर पुलिस। उसने, हमने जब उससे राब्ता किया हमारा वर्शन दो, उसने टाल मटोल किया। अशरफ ने उसे कहा वर्शन हमारा दो, तो वो उसने टाल मटोल किया। लेकिन एक बात एलिस्टर लैम्ब ने कहा था कि अगर जहाज न जलता ये मसला न बनता। जहाज मैंने नहीं जलाया, जहाज तो मैंने नहीं जलाया, जहाज तो जलवाया पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तानी इसके कसूरवार है, ये तो साबित हो गया है, हमने डॉक्यूमेंटों से साबित किया, ये उन्होंने किया। एलिस्टर लैम्ब के बारे में देखें आप, ये सुने कि एलिस्टर लैम्ब कहाँ है। आप, वो सारी किताब लिखाई गई है और बांटी गई है, वो पाकिस्तान ने लिखवाई, आईएसआई ने उसको पैसे दिए हैं, और वो आप यानी उन्होंने बांटी है। वो जो ह्यूमन राइट्स में जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होते थे, उसमें एलिस्टर लैम्ब अयूब ठाकुर की कॉन्फ्रेंस में मेन होता था और किताबें बांटते थे। उसके बाद हाशिम साहब, उसके बाद यासिर अयूब साहब है जो सवाल रख रहे हैं, लेकिन वो ये वही पुराना सवाल है जो पीछे आपसे पूछ चुका हूँ, किसी और साहब ने भी पूछा था, ये कि हाशिम कुरैशी के बारे में जीएम मीर और गुलाम मुस्तफा अलवी खुद कह रहे हैं कि मकबूल भट्ट सईद के साथ क्या थे। और देखिए पहली बात है, नहीं, पहली बात यह है कि जब तक ये मुझे उनका कोई रिकॉर्डिंग या उनका कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा,
तो मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जीएम मीर साहब, अलवी साहब यहाँ जिंदा है, मैं उनको मिलता रहता हूं, वो कभी भी ये दोनों इश्खास नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये तब तक जब तक उनकी कोई स्टेटमेंट ना हो, या उनका ये लिखा था जो उस गिलानी साहब के, जो ना सईद अली गिलानी के रिश्तेदार, जो वो गिलानी है जो केस में थे, उन्होंने एक लिखा था कश्मीर टाइम्स पे एक आर्टिकल, उसमें उन्होंने ये लिखा था। तो यासिर साहब, ये आपके सवाल का जवाब है, पहले भी दे चुके हैं हाशिम साहब। सदाम हुसैन क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे। सदाम हुसैन पूछ रहे हैं कि मसला कश्मीर की जदोजहद को देखा जाए तो वादी और भारतीय मकबूजा कश्मीर के बाकी हिस्सों में इस जदोजहद में वाज़ेह फर्क है। इस वक्त भी तमाम तर जदोजहद का मरकज वादी का इलाका है, जबकि बाकी मादा मकबूजा कश्मीर में मौसलात बड़ी हद तक नॉर्मल लग रहा है। इस सारे मामले पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मकबूल भट्ट की सोच में कहूं, उन्होंने कहा था कि दुश्मन को पहचानो। जिन्होंने हमारी सरजमीन पे कब्जा किया वो हमारा दुश्मन है, जो उस कब्जे को कायम रखती है फोर्सेस वो हमारा दुश्मन है, जो हमारे रियासत के जो सहूलियतकार है, इन काबिजों के जो रखवाले, इनकी पार्टियां पीटीआई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लोकल है, नून लीग वगैरह, ये जो सारी, यह कांग्रेस, बीजेपी, ये सारे सहूलियतकार है। ये सवाल देखे, फिर सवाल है, ये जो वादी में हो रही जदोजहद, ये आपने मैंने नहीं की, ये आईएसआई ने की है। अमानुल्लाह खान को आईएसआई ने सहूलियतकार बना के उसको बंदूकें दी है और उसको यूज किया है लिबरेशन फ्रंट को। लेकिन आशिम साहब, तब तो आप ही जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में ही थे ना? ना, मैं इसमें नहीं था ना। मुझसे आईएसआई वालों ने मैं आपको हवाला दे दूंगा, जुबैर अंसारी लिबरेशन फ्रंट का बरतानिया में जनरल सेक्रेटरी था। आईएसआई से जिन्होंने मुझे, जब मेरी बात हुई थी आईएसआई से, हमारी 8 मीटिंगें हुई थी, मैंने इनकार किया था, इसीलिए तो मेरे पीछे पड़ गए, मैं भाग गया। और मैंने और जुबैर अंसारी ने इनकार किया था। हमने कहा ये 8-8 दिन की ट्रेनिंग हमें नहीं चाहिए, तुम हमें जो है ना हमारे बच्चों को बकरियों की तरह बांधना चाहते हो। क्या हुआ फिर? मैंने उस वक्त भी कहा था ये धोखा देंगे, ये इंडिपेंडेंट कश्मीर को इसलिए इस्तेमाल करेगी कि हमारी वहां फुटिंग है, हम वहां बेस है हमारा, वरना ये एंड ऑफ द डे इलाके पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और उन्हीं को आगे करेंगे। हज़ब मुजाहिदीन ने हमारे नौजवान लिबरेशन फ्रंट के मार दिए, हमें लश्कर ने मार दिए। आशिम साहब, नदीम सुनिए मेरी बात, मैं ये पहले इसका सवाल दूं। सवाल ये आजाद कश्मीर के लोगों ने, ये हर इलाके के लोगों ने तय करना है, क्या हम गुलाम है या हम आजाद है। सवाल ये है कि ये आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने तय करना है हमारा दुश्मन कौन है। ये जो आप सियासत कर रहे हैं, परसों निकल रहे हैं आप तितरी नोट पे जलसा कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आपने जब जलसा करना, अपने अपने काबिज के खिलाफ जलसा करना है, जुलूस करना है, स्ट्रगल करनी है, अपने लोगों को तैयार करना है। तो आप तो देखें, सुने ये आप तो कह रहे हैं कि काबिज इन्हें पैसे दे रहे हैं, काबिज इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे जलसा करेंगे? नहीं, आपसे मैं ये सदाम का जवाब मैं दे रहा हूं। आप ये देखें कि मैं यही आपसे कह रहा हूं, आप लोग वही लड़ाई आजाद कश्मीर में लड़ रहे हैं, कश्मीर की, जो पाकिस्तान का बचाना है कि वैली के लिए लड़ना है। तो आजाद हो, हम तो मुसलमान हैं, वो तो हिंदू है, उसको आजाद करना है। समझ आई मेरी बात? इस बयाने को आप लोग लड़ते आए हैं इसके लिए, और आप लोगों के बुजुर्गों ने वहां कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी सिखों को लूटा, मारा। बहुत सारी शादियां, मुझे पता है किस किस की शादी वहां हिंदू लड़कियों के साथ है। अब तो उम्र गुजर गई ना जनाब, मुझे पता है ये सारी चीजें। हम तो कहते हैं जम्मू और कश्मीर एक ऐसी रियासत है। मैं आजकल, वो पता नहीं आप देख रहे हैं, मैं तमाम इलाकों की फोटो निकाल के उस पर डाल रहा हूं, ताकि इनको पता चले कि जम्मू और कश्मीर एक कैनवास है। वादी के लिए तो आपको पाकिस्तान जदोजहद करा रहा है, आपको तो पाकिस्तान के बयाने के सहूलतकार है। आशिम साहब, अगला सवाल है नदीम साहब का है। ये आप जवाब तो इसका पहले दे चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि नदीम साहब कहीं ये ना कहें कि मैंने सवाल उनका छोड़ दिया है। मैंने चूंकि पूछा था आपसे ये पहले, वो कह रहे हैं कि जहाज किसी हुर्रियत पसंद ने नहीं अगवा किया, बल्कि बीएसएफ के एक एजेंट ने अगवा किया था। नदीम साहब का क्वेश्चन है, लेकिन आप जवाब पहले दे चुके हैं इस पर। देखिए, पहली बात है कि नदीम साहब को तमीज करनी चाहिए।
बात यह है कि ये वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये वो बात बता रहा है जो पाकिस्तानी मुझे शाही किले में मार के बताए। बाद में तो वो मान गए थे ये हिंदुस्तान ने नहीं किया था। वो तो भट्ट साहब ने भी देखे, अगर ये कराया है तो फिर भट्ट साहब शहीद नहीं है, ये मकबूल भट्ट की वजह है। फिर मकबूल भट्ट हिंदुस्तान का एजेंट है, और हिंदुस्तान का एजेंट को अपने एजेंट को फांसी नहीं लगाता। ये मकबूल भट्ट का कभी उस अपना कोर्ट का बयान पढ़े, कोर्ट के बयान में उसने कहा है कि ये हमारा है, हमारे खिलाफ साजिश हुई है, ये हमारा किसी साथी ने कोई साजिश नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ। तो जब अगर ये लोग देखे, मेरा तो यही तो अलमिया है, मकबूल भट्ट को कत्ल कराया JKLF ने, और मकबूल भट्ट की तस्वीर अमानुल्लाह खान के साथ लगती है, और ये नारे लगा मकबूल भट्ट हम तेरे हैं, भट्ट जियो भट्ट जियो। आपके इस सवाल का जवाब जो है ना, आप परवेज खान इल्वी ने खुद यहाँ पे दे दिया है। वो कह रहे हैं कि 16 साल का बच्चा BSF से वाबस्ता था, ये नॉनसेंस बात है। जो इस तरह की बात करते हैं, ये खुद जवाब मेरा। देखिए ये जो है ना, ये देखें मेरी बात सुने, बदकिस्मती एक है, एक तो हमारे दुश्मन हुए, उन्होंने तो हमारी हर उस जद्दोजहद को कत्ल करना है, जबा करना है, एजेंट दिखाना है, गंदा दिखाना है, जिस जिस उनकी जो जमीन पे कब्जे को कमजोर कर रही हो। उसके बाद नजरिया एक मिनट है, और बात यह है उनके सहूलियतकार है, इन जैसे लोग सहूलियतकार है। देखिए बात ये नहीं है, बात है आर्गुमेंट की, बात है सच्चाई की, बात है ईमानदारी की। मैंने कोई आर्गुमेंट, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा, अदालतों को भी दिया है, सबको दिया है, लेकिन वही कातिल है, वही मुनसिफ है, वही सारे कुछ है। करूं तो किसके पास करूं? मुझे तो आज तक कोई साफी ऐसा नहीं मिला जो ये सारी चीजें तहकीक करके सच लिख के सामने लाए। आशिम साहब, आपसे एक और सवाल खान शाहिद साहब करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या आपको अभी एक आप जल्दी करें, क्योंकि अभी जो है ना 5-10 में 8 मिनट रह गए, लंदन से एक और आ रहा है फिर जी। क्या पूछे आपको क्या अभी रा की आशीर्वाद हासिल है? आज तहरीक की नोयत क्या बनती है? यासीन मलिक किसी जेल में है जहां मकबूल भट्ट शहीद थे, आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो इसको मुझसे, जब मैं रा का आशीर्वाद में लेके बैठा हूं तो मैं अब उसके क्या जवाब दे दूंगा। बात जो देखें, यासीन मलिक जब तक 94 में जब उसको छोड़ा गया, उसने मुसल्ह जद्दोजहद तरक कर दी। बात ये उसके खिलाफ उस वक्त केस था, 4 जो है ना, 4 की 6 आदमी एयरफोर्स के थे जो बस स्टॉप पे बगैर असला के घर जा रहे थे, उन पे हमला किया है 4-5 आदमियों ने, वो मारे गए। वो केस उस वक्त भी अपना यासीन मलिक उनके साथियों के खिलाफ था, और फिर चूंकि इनके साथ सलाम दुआ थी, इन्होंने जाके स्टे लिया था। वो स्टे जो ना दिलवा के 30 साल तक वो केस नहीं उठा, न राबिया सईद का उठा, अगवा हुई थी, और न उसका उठा। अब जब केस उन्होंने, ये जब आएगी अपना ये तंजीम बीजेपी जब ये आ गई, इन्होंने तमाम लोगों को कपड़े उतार दिए। इन्होंने यासीन मलिक को भी जेल में रख के वो सिटी ऑर्डर उठवा के केस चला रहे हैं, ये उन पे केस चल रहा है। सवाल ये है कि बात फिर वही है लिबरेशन फ्रंट से, यासीन मलिक यहाँ पार्टी कहाँ है? एक आदमी आज तक प्ले कार्ड लेके लाल चौक में नहीं निकला है, प्रेस गली में नहीं निकला है। किधर है वो तंजीम? और उधर जो तंजीम वो निकल रहे अपना, वो मुझे बताए वो बाबा जान के लिए क्यों नहीं निकले, वो तनवीर के लिए क्यों नहीं निकल रहे हैं, वो यासीन मलिक के लिए यहां जो कह दिया उसके लिए निकल रहे हैं। इसका मतलब ही यह है कि उनका बयानिया जो है ना, वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का बयानिया है। लिबरेशन फ्रंट कोई भी वतन तंजीम वहां पे कोई आजादी की तंजीम नहीं लेने वाली। हाँ जी आशिम साहब एक और सवाल है कमर असलम साहब का है। आपने चूंकि बहुत तफसील से डिटेल में इसको पूरा आपने बयान कर दिया है, पूछ रहे हैं कि जहाज अगवा करने का मकसद क्या था, तो मकसद आपने बता दिया है कि तहरीक आजादी कश्मीर। हम सुने मकसद क्या था। मकसद ये था कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को इलाक की बीमारियों और कैंसर से बाहर निकाला जाए। यह पहला वाक़या है जब खुल्लम खुल्ला हमने कहा हमें जम्मू और कश्मीर इंडिपेंडेंट चाहिए और 47 वाला चाहिए, हम किसी से इलाक नहीं करेंगे। यही तो हमारी दुश्मनी का बायस बन गया पाकिस्तान का। वरना हमें तो खरीदने की बहुत कोशिश की गई। और भाई बिकना हो, हाशिम कुरैशी यहाँ पे
अमानुल्लाह खान के दामाद थे सजाद लोन, वो तो बड़े भाई कहते हैं उसको। मुझे ये बताया, उसके लिए तो वोट ढूंढते रहते हैं वो। सवाल ये है कि अगर ये छोटे छोटे लोग भी बिक सकते हैं, असेंबलियों में जा सकते हैं, मुझे कौन नहीं पहुंचा सकता था। और फिर मैं आप लोगों की ये बकवास सुनने के लिए होता कि आप एजेंट हो, फलाओ फलाओ, घर से उठते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, ना कोई इल्म होता है। अगर उनको पूछो सवाल, दुनिया का कोई सवाल नहीं करेंगे। मैं बाइल्म इंसान हूं, बाहुनर इंसान हूं। किसी बात पे बहस करो, अमेरिका से लेके कश्मीर की जुद्दोजहद कैसे आजाद होगा, सब कुछ पता है मुझे। और मुझे ये पता है यही नजरिया एंड पे इंडिया पाकिस्तान चाइना को मानना पड़ेगा। अदरवाइज कथित तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान ये कब्जा नहीं रख सकता, क्योंकि ये खत्म होंगे एटम बमों से। यही एक नजरिया है। हाशिम साहब, एक और क्वेश्चन है, मोहम्मद जाहिद ने किया है। ये भी वही पुराना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जो 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का नाम लेने वाले तमाम लोग बंद हैं, तो पूछ रहे हैं कि आप कैसे आज़ाद हैं, इंटरनेट भी नहीं। आज़ादी वाले कौन बंद है ये बताए। वो जो थे ना, जो हुर्रियत वाले बंद थे, वो तो हवाला केस में गिरफ्तार हुए हैं, एएनआई ने की है। वो तो पहले ही गिरफ्तार किए गए थे। सवाल ये है कि ये जो मेन स्ट्रीम वाले लोग थे, इनको गिरफ्तार किया, इनको भी छोड़ दिया। सवाल मैं फिर वही कर रहा हूं, मैं पहले ही एक केस में पड़ा हुआ हूं। मेरी 15 दिन महीने के बाद, ये कोरोना की वजह से बंद हो गई है, मेरी अपना पेशी होती है। मैं जमानत पे हूं, मैं मेडिकल जमानत पे हूं। मेरी डच शहरियत है। देखिए, ये भी एक वजह है, मैं कोई यहाँ का शहरी नहीं हूं। बात यह है कि मेरे लिखने पे कोई मुझे बंद नहीं करेगा, क्योंकि डच गवर्नमेंट, यूरोपीय पार्लियामेंट वहां मौजूद है। और एक बात और मैं करूं, ये जो कह रहे हैं मेरे बेटे के बारे में, यार वो इन्फोसो कोई अपना यूरोपीय पार्लियामेंट की कोई एजेंसी नहीं है, वो भी एक अपना, वो क्या कहते हैं उसे, एनजीओ है उन्होंने। और दूसरी बड़ी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने बेटे, अपनी बेटियों का, अपने बाप का और किसी की जो है ना उसकी कैरेक्टर या उसके वो नजरियात है उसका कोई हामी नहीं हूं। मुझे बताओ, अगर मैंने कोई लिखा है इंडिया ठीक है, मुझे लिखाओ, मुझे बताओ कोई मैंने लिखा है पाकिस्तान का नजरिया ठीक है। मैंने जम्मू कश्मीर की इंडिपेंडेंस की हमेशा की है, और इंशाल्लाह ताला मेरे कलमे के साथ यही नारा निकले। हाशिम साहब, मैं 2-3 क्वेश्चन रखूंगा आपके सामने, चूंकि बहुत आपका टाइम मैंने लिया है। एक क्वेश्चन है, लियाकत लोन साहब यूके से पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि would he believe that hijackers were decided by Pak? Also, why all nationalists are now united? Why are not they united? पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान हाईजैकर्स? हाँ, वो कह रहे हैं कि क्या ये जो हाईजैकर्स थे, ये पाकिस्तान की हिमा पे पाकिस्तान ने डिसाइड किए थे? ओ यार, पहले ये बताया, इसका जवाब दे दिया। रहे बात यूनाइटेड क्यों नहीं है, वजह यह है कि हर आदमी की अपनी दुकान है। मैंने एक इनको सुलह दी थी। मैं 4 साल से एक मशवरा, एक प्लान दे रहा हूं इकट्ठे होने का। मैंने कहा जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, वो 3 एक सेंटर कमेटी बना दे नेशनलिस्टों की, चाहे 40 पे हो चाहे 50 आदमियों में, और इसकी कमेटियां बना दे। एक आइन की नए सिरे से बना दे, एक जो है ना इकट्ठे जम्मू कश्मीर के लोगों से राब्ते की बना ले, और इसका कोई चेयरमैन ना हो, सिर्फ पब्लिसिटी सेक्रेटरी हो और स्पोक्समैन हो। 2-2 साल के बाद ये बदले, सारे फैसले सेंटर कमेटी मिल के करे, क्योंकि आजकल हमें इस बात की भी कोई जरूरत नहीं है कि हम इकट्ठे हो जाए एक जगह। तो यही एक रास्ता है यूनाइटेड करने का। लेकिन ये यूनाइटेड, इन्होंने इस पे बहस भी नहीं की 4 साल। बार बार मैं ये दे रहा हूं, मैं कहा मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मेरे 2 बंदे 3 बंदे आ जाएंगे सेंट्रल कमेटी में, और कुछ नहीं है। मुझे ये बताए, असल में मैं समझता हूं ये भी एक कारोबार बन गया। राजा सरफराज साहब आपसे पूछना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं आपसे कि हाशिम कुरैशी साहब, क्या आपका और भट्ट साहब का फैसला दुरुस्त था और बंदूक से आप आजादी हासिल कर सकते थे क्या? देखे बिल्कुल दुरुस्त था। उस वक्त 70s में वियतनाम की जंग लड़ रहे थे, अफ्रीका की जंगें लड़ रही थी, उन सबों ने आजादी पाई है फलस्तीन की बगैर, सबों ने पाई है आजादी उस वक्त। वजह ये कि बंदूक, न तो मुल्क इतने स्ट्रांग थे, न तो सारे मुल्क मतलब अमेरिका और रशिया के आपस के तजादात थे।
हमें जो है ना कुछ, क्योंकि रशिया और इंडिया इकट्ठे थे, पाकिस्तान, हमें जो है ना, हमें इस जद्दोजहद को तेज करने की, आज मैं ये कह सकता हूं कि अब ये दौर जो है ना सवाल ही नहीं है, लेकिन उस वक्त बंदूक इसलिए जरूरी थी कि पूरी दुनिया में बंदूक से आजादी ले रहे थे। उसके बाद हाशिम साहब, गुलफराज खान आपसे पूछना चाहते हैं कि JKLF के प्लेटफॉर्म से 1987 तक जिद्दोजहद आपने की है और उसके बाद JKLF के मेंबर पर ही आप हाल में पॉलिटिकल स्ले आपने अप्लाई किया है, तो अब आप JKLF की पॉलिसी से डिनाई कैसे कर रहे हैं? देखिए पहली बात यह है कि मैं 86 में निकला हूं, मेरी जो पॉलिसी पे इख्तिलाफ हुआ था, पहली बात होती है लेटर था मात्रे के कत्ल के खिलाफ, ये मैंने 84 में दिया था। मैंने सेंट्रल कमेटी में बात की थी, जो जोन की सेंट्रल कमेटी थी, कि भाई हमें ये मुहिम जुइया नहीं करनी चाहिए, ये अब खत्म हो गया टाइम, मकबूल बट अब फांसी लग गया, अब हमें जरूरत ही नहीं है जनाब। ये मैंने 84 के बाद मैं चला गया, जब इन्होंने ISI के साथ किया, मैंने तो खुल्लम खुल्ला अपने, मैं तो 91 में शायद इन्होंने मुझे 90 में निकाला, लेकिन ऐलान नहीं किया। और फिर मुझे जब ये दो पार्टियां हुई, तो सरदार रशीद अरशद, डॉक्टर फरूक हैदर ने, मेरे पास वो लेटर्स मौजूद है, मुझे इंटरनेशनल जो ना सफारती कमेटी का चेयरमैन डिक्लेयर किया। मैंने नहीं माना, मैंने कहा जब तुम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो मैंने फिर 92 में इस्तीफा अपने से दिया, क्योंकि इनको ये जरूरत नहीं थी कि इस्तीफा मुझे निकाल के उसका ऐलान करते। ये सारे पता है, आप यूरोप से पूछे, किसी से भी पूछे। और फिर जो ना मैंने 93 में मैंने नेपाल में डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी बनाई, कश्मीर से लोग आए थे और मैंने नेपाल में ये बनाई। तो ये आप कहें कि देखें, मैं तो किसी वक्त भी किसी भी पार्टी में इख्तिलाफ कर सकता हूं, अंदर भी रह के बाहर भी रह के। देखें, बात यह है कि आप लोग कोई मक्के मदीने के पीर नहीं हो। बात ये आपके फैसले, आपके एक फैसले ने ISI के साथ मिलके जुदोजहद करने ने मेरे वादी को, मेरे जम्मू कश्मीर को तबाह करके UT तक पहुंचाया। आपकी बंदूक ने 90,000 लोगों को शहीद करवाया, कब्रों में पहुंचाया। और जो वो राजा मुजफ्फर साहब अपने बच्चे लेके अमेरिका चला गया। बात सुने, अपने गिरबानों में मुंह डाल के देखें आपने इस कौम के साथ क्या किया। आज भी वादी की जुदोजहद पे लड़ रहे हो, आज भी यासीन मलिक की जेल पे नारे लगा रहे हो। आप सोचे आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग पाकिस्तानी बयानिया को पेश कर रहे हो, उसके लिए जुदोजहद कर रहे हो, तो खुल के करो, हमें कोई एतराज नहीं। हम PTI पे कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे कोई तनकीद नहीं कर रहे। हम जो है नून लीग पे तंजीम के, क्योंकि वो है ही इलाक पाकिस्तान की, ठीक है भाई, लोगों को मंजूर होगा, जाएंगे उसके साथ। लेकिन तुम लोग इस कौम को कंफ्यूज कर रहे हो, ना लगा रहे हो, आजादी के बयानिया चला रहे हो ISI का और पाकिस्तान का। हाशिम कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल, चूंकि टाइम हमारा खत्म हो गया है। मैंने आपको कहा 2 दफा काले आई है लंदन से, वो मुझे अगर एक आखिरी सवाल आपसे पूछ सकूं, बस उसके बाद जरूर बताएं। 2 सवाल पूछे, 2 मिनट आपके लूंगा। तो एक क्वेश्चन ये कि अगर पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की, उस वक्त की लिबरेशन फ्रंट, जब आप उसमें शामिल थे, उसको सपोर्ट कर रहा था, उसको फंडिंग कर रहा था, उसकी बुनियाद पे आपने आजादी की तहरीक शुरू की थी। ये बात सुने, ये झूठ बोल रहे हैं जो भी आपको बोल रहा है। और यार, मुझे लिबरेशन फ्रंट वाले 700 रुपये देते थे, 1000 रुपये देते थे, जिसपे 700 रुपये मेरा किराया था। मेरे बच्चे 2 थे, मैं सुजुकी चलाता था, इस्लामाबाद से सब्जी लेके राजा बाजार में डालता था, वहां मुझे वो 200 रुपये देते थे। मुझे ये बताएं, कौन सी मदद ISI, कोई मदद नहीं थी। जाके लोगों को पता है, मैं सुजुकी चला के उसका वो डाबा सीटें उठा के सब्जी और को वो देता था, ड्राइवर को 80 रुपया बोले। वो सुजुकी भी मुझसे ली है राजा मुजफ्फर, इन लोगों ने, हमने कोई धमाका करना है। मुझे भूख से, मेरे बच्चे तो भूखे रहते थे। मुझे तो अल्लाह ताला का, मैं इन लोगों का शुक्रिया करूं, अल्लाह ताला जन्नत के आखिरी स्टेज पे अल्लाह ताला उसको, अपना आरिफ शाहिद को ले जाए, जो मुझे मदद करता था। आज भी इंग्लैंड में अपना अफजल ताहिर साहब है, जो मेरी मदद करते थे। डॉक्टर मोहसिन शकील है, जिसने 2 दफा मेरे घर का किराया भरा। उसका भाई डॉक्टर एहसन है,
जिसने एक दफा मेरे घर का किराया भरा। यार मैंने तो सकते हुए जद्दोजहद की है। ये हाशिम कुरैशी बसों पे रऊफ साहब है, बसों को हाथ लगा के हम जाते थे जद्दोजहद करने, पैदल चलते थे, आजाद कश्मीर में जद्दोजहद करते। ये जो नजरिया खुद मुख्तियार है, ये हमने घर घर पहुंचाया था। तो हमें ये बकवास कर रहे हैं, इनको जो है ना, इनको जो लीडर जो है ना, जो लूट रहे हैं, जो नारे लगवा रहे हैं, वो इनको हाशिम कुरैशी के बारे में बकवास करते हैं। ये उस बकवास को आगे चलाते हैं। जाके तहकीकात करो, जाके कुरान रखो, हाफिज उसको क्या नाम है, जो लाहौर में है, हाफिज को, जाके कदीर खान को रखो कुरान, नहलवा पे उनको रखो, सबको जो पुराने थे, कि हाशिम कुरैशी ने कैसे रोटी खाई है, कभी प्याज के तरह, कभी चटनी के साथ खाई है। मेरी बीवी ने अपना जेवर तक बेचा इन लोगों को खिलाते। घर आते थे 10-10 आदमी, हम नहीं पूछते थे हमारे पास है कि नहीं। ये आज जो ना उंगली उठा के 50 साल हो गए हमें इस सफर में हमने कभी नजरिया नहीं बदला, जद्दोजहद नहीं बदली। हाँ, हमने लोगों को यूज जरूर किया है, हमने मुल्कों को यूज किया है, हमने यूरोप वालों को भी यूज किया, क्योंकि मेरे मकबूल बट मेरे लीडर ने यह कहा था कि इस्राइल भी आपकी मदद करे तो अपने उसूलों के मुताबिक उनसे ले लो। हाशिम साहब, आखिरी मेरा 1 मिनट का आपने जवाब देना है आखिरी का। आप पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की तीनों इकाइयों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में, तीनों इकाइयों में लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं इनको ये पैगाम नहीं चाहता। गिलगित वालों को देख लिया 74 सालों में, हमें सूबा बनाओ, मैं सूबा बनाओ, मैं सूबा बनाओ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा तकलीफ में रहे और वहां पे नफरत बढ़ाई गई, आजाद कश्मीर के लोगों के खिलाफ भी, हमारे खिलाफ भी। ये कहा गया सांप को छोड़ दो, कश्मीरियों को मत छोड़ो। लेकिन बताएं उनको क्या मिला उस नफरत से? क्या मिला है? वहां दूध की नहरें बह रही है, वहां के वसाइल पे पाकिस्तान का डायरेक्ट कब्जा है। 53,000 मेगावाट बिजली वहां बन सकती है, बनती है। मुझे ये बताएं दरिया झेलम और दरिया नीलम का क्या किया गया? अब तो गाना गा रहे हो सारे लोग, झेलम नीलम को बहने दो, हमें पानी देने दो। ये इनका हाल है। मुझे ये बताएं, बात यह है कि जम्मू और कश्मीर की रियासत एक कैनवास है, यह एक इकाई है जिसमें मुख्तलिफ इकाइयां हैं। आज के दौर में कोई किसी को गुलाम नहीं बनाता। आजकल फेडरल स्ट्रक्चर होता है, सब लोगों को, जिस तरह यूरोप में अपने अपने जो ना उनके मुफादात, अपने अपने इख्तियारात होते हैं, टैक्स तक वो जमा करते हैं। यार खुदा के लिए आप सब लोग समझ लो, जम्मू कश्मीर से बाहर आपकी कोई इज्जत, कोई विकार, कोई खुद मुख्तारी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान वाले शोर मचा रहे, मिली, अगर मिलेगी भी तो क्या होगी? वो एक 22 करोड़ लोगों का मुल्क होगा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी एक वसाइल का जरिया होगा उनके लिए। आजाद कश्मीर भी 22 करोड़ लोगों का जो है ना उसमें जम होगा। जम्मू और कश्मीर में एक रियासत है, एक मान है, एक तकब्बुर है। हमारी रियासत, हमारा पासपोर्ट, हमारा झंडा, हमारे सफारत खाने। इसलिए सब लोगों को यह समझना चाहिए एक नजर, और मैं आप लोगों को यकीन से कहता हूं, इस नजरिए पे ही इंडिया पाकिस्तान ने एंड पे आना है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को मारना है, एक दूसरे को खुरचना है, एक दूसरे को तबाह करना है। एटम बम इनके पास है, और एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया और ये लोग भी, पाकिस्तानी इंडियन लोग भी इसी बात पे आएंगे, यार हम क्यों ये पंगा ले रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा आप कहोगे इंडिया कहता है वो मेरा इलाका था तो 74 सालों में लिया क्यों नहीं? वो कहता है उसने 65 में, 47 में, करगिल में उसने सारा कुछ कर लिया, यहां के लोगों पे भी मरवाया। वो एक ही जमीन भी पाकिस्तान नहीं ले सका, ना इंडिया ले सकता है, ना पाकिस्तान कुछ ले सकता है। और तकसीम पे ये राजी ही नहीं है, इनको और हवस है, और चाहिए। सवाल ये है कि, बात यह है कि भाई ये कभी भी नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान ले सकता, एक ही जमीन, ना इलाक वाले इलाक ले सकते हैं। ये बस रोटी खाने के उनके मसले हैं।
बात सिर्फ ये है, हमें अब नजरिया सोच बदलनी चाहिए। हमें इंडिया पाकिस्तान के लोगों को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। हमें उनको समझाना चाहिए कि कश्मीर पे कब्जा करने की वजह से तुम्हारे वसाइल कितने बर्बाद हो रहे हैं। एक जहाज राफेल या 7 वो जो पाकिस्तान ले रहा है, उसकी कीमत 100 मिलियन यूरो या डॉलर है। उसमें 5 यूनिवर्सिटियां बन सकती है, 10 साल का बजट बन सकता है। 5,000 ये क्या नाम है वो अपना लेकिन प्राइमरी स्कूल बन सकते हैं। सुने बात, 50 आशिम साहब चूंकि पाकिस्तान, एक बात, 50% लोग टॉयलेट नहीं है इंडिया पाकिस्तान में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की जो तीनों इकाइयां हैं, मैं उनके लिए पूछ रहा था आपसे कि उनके लिए क्या पैगाम है। चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं यही आपसे कह रहा हूं, उनको ये पैगाम है कश्मीर की रियासत से वाबस्ता रहे, स्पेशली जो नेशनल कश्मीर जो कूम प्रेस कश्मीर की रियासत से वाबस्ता रहे, कश्मीर की रियासत से वाबस्ता रहे, जम्मू कश्मीर के नेशनलिज्म के साथ वाबस्ता रहे। हम अपने मसाइल खुद तय करेंगे। इंटर डायलॉग, जब कश्मीरियों को इंटर डायलॉग का मौका मिलेगा, हम सारे कपड़े फाड़ के एक दूसरे का मसले का हल निकालेंगे। हमारी कोई अहमियत रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं है। और ये जम्मू के हिंदू भी देख चुके हैं 5 अगस्त के बाद, ये सब देख चुके हैं। ये लद्दाख के लोग भी देख चुके हैं कि हमें क्या हुआ, रियासत किधर गई। इसलिए वाबस्ता रहो नेशनलिज्म से, नेशनलिज्म से। लेकिन नेशनलिज्म तकसीम दर तकसीम है। लेकिन देखिए, एक बात याद रखें, इस्तिसाल की सोच मत करो। ये लोगों को मत बहकाओ ये कश्मीरी तुम्हें खा जाएंगे, लोगों को ये मत बहकाओ ये जम्मू वाले खा जाएंगे। यार हम यूनिट है मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर के, हम आपस में आज के दौर में मसले हल करेंगे। तकसीम दर तकसीम किसने किया है, मुझे ये बताया। आज छोड़ दे, आज हम इकट्ठे हो जाएंगे। जब इन्होंने 22 अगस्त को हमला किया, हम तकसीम तो नहीं थे। इन्होंने असला दिया, इन्होंने हमें तकसीम किया। तकसीम करने वाले ये काबिज मुल्क है। जिस दिन ये निकल जाएंगे हम इकट्ठे हो जाएंगे। आशिम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपकी एक जिदोजहद है, आपकी जिदोजहद मसाली है। आपने 17 साल की उम्र में एक जहाज को अगवा किया। इसके लिए बड़े दिल और गुर्दे की जरूरत होती है, इसके लिए बड़ी बहादुरी होती है। मैं लास्ट पे बात यही कहूंगा कि नकली हो असली हो, आपको जब कोई कार्रवाई करते हैं वहां पे आपसे ये नहीं पूछा जाता है ये मुझे तो नकली से अगवा कर रहा है या असली से कर रहा है। दिल गुर्दे का काम है और आपका नजरियात के साथ बेलौस बे इंतहा खुलूस की जरूरत है। और वो हमने 50 साल दिया है। हमारी बीमारियां लग गई है, मेरे हार्ट को 3 आर्टरियां बदल गई है, मैं शुगर का मरीज हूं। बात यह है उसके बावजूद अपनी जगह पे खड़ा हो। आज मैं कंप्रोमाइज करूं, आज मेरे केस खत्म हो जाएंगे, मैं यूरोप चला जाऊंगा। मैं यूरोप भी जो है नहीं जा सकता हूं जब तक कोर्ट मुझे इजाजत नहीं दी। कोर्ट तब तक इजाजत नहीं देती जब तक उसको इंटेलिजेंस वाले नहीं बताते। बात यह है यार, ये हम जानते हैं हम पे क्या गुजरा है। जब हम जेलों में होते थे, एक ठंडे पानी के कतरे के लिए साहिवाल जैसी गर्मी में तड़पते थे, एक नींबू के लिए तड़पते थे। क्यों? हमने कोई जाती कर्जा लेके तो जेल में नहीं गए थे, हम तो अपनी जात के लिए नहीं गए थे। हमें पता है, इनको पता नहीं है। ये एक दिन जेल में रह के दिखा दे ना, हमारी जेल काट के दिखा दे। बात ये, हमने किसी पे एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था अपने वतन का, वो फर्ज मैंने पहचान लिया। दूसरों को भी यही अर्ज करता हूं, अपने वतन का ये तुम्हारी माओ की माँ है, इसको गंदा करते हो, वसाइल पानी के गंदे करते हो, हर तरफ गंदगी फैलाते हो। इसको मां की तरह रखो और इसको मां की तरह प्यार करो, इसको मां की गैरत की तरह लड़ो, तभी जदोजहद होती है, तभी आप कह सकते हैं हम वतन से प्यार करते हैं। आपको मजहब से प्यार, आपका मजहब से पहले ही प्यार है, आपको जरूरत है वतन से प्यार करने की, तभी आप लड़ सकते हो वतन के लिए। और शख्सियतों के पीछे, लोगों के पीछे
कारकुनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कारकुनों को खुद सोचना चाहिए हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। 30 साल आप लोगों ने क्या किया, कहां पहुंचाया हमें। प्लीज मैं आपसे, आप सबों से माफी चाहता हूं अगर किसी को, मुझे पता है बेशुमार लोग चूंकि सहूलियतकार है, आर के भी पार के भी, कुछ लोग सवाल चूंकि अपने नजरिए के ताबिया के तौर पे करते हैं जो हमारे खिलाफ होता है, कुछ इल्हाक के लोग होते हैं। उसके बावजूद मैं सबों से, अगर मेरे किसी बात पे कोई तलखी या किसी के दिल में कोई, अगर मैं उनसे माफी चाहता हूँ। मैं एक नजरिया और दलील के साथ बात करना चाहता हूँ, हमेशा करूँगा। हाशिम साहब, आपकी बड़ी जिद्दोजहद है। आपने 17.5 साल में एक जहाज को अगवा किया है। ये बहुत बड़े दिल और गुर्दे का काम है। आपकी इस जिद्दोजहद को आपने जो किया है, इसको हम सलाम पेश करते हैं। आपकी बड़ी जिद्दोजहद है। इसको ऐसे बड़े अपने अपने लोग अपने अपने म्यार से इसको देखते हैं, अपनी अपनी ऐनक से लोग इसको देखते हैं। पाकिस्तान वाले अपनी ऐनक से देखते हैं, हिंदुस्तान वाले अपनी ऐनक से देखते हैं, लेकिन हम इसको कश्मीर की ऐनक से देखते हैं। और जब कश्मीर की ऐनक से देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए। आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। चूंकि आज पूरे 50 साल हो रहे थे गंगा को, तो मैं सोच रहा था कि 50 साल पर मैं आपके साथ लाइव। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, ये बीबीसी से भी ज्यादा अच्छा प्रोग्राम रहा। मेहरबानी करके इसको रिकॉर्डिंग हुआ होगा, इसको फेसबुक पे, इसको ट्विटर पे, इसको हर जगह पे आप डालें और लोगों को भी कहे ये शेयर करें। जरूर जरूर, मैं इंशाल्लाह जरूर कहूंगा, क्योंकि जो मुखलिस लोग होंगे वो इसको सुनना चाहते होंगे, वो खुलूस भरे लोग, कश्मीर के लोग सुनना चाहते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। एक बात याद रखे, देखे एक बात याद रखे, मैं मकबूल भट्ट मेरा सिर्फ लीडर नहीं था, मेरा मुशफ़िक बाप भी था। क्योंकि मैं उसके साथ बहुत ज्यादा जेलों में रहा हूं, मैं उसके साथ पहले रहा हूं, मैं उसके साथ मीरपुर, आजाद कश्मीर, हर जगह घूमा हूं जब मैं पासपोर्ट पे ही आया था, और उसके बाद जेलों में रहा हूं। ये जो शाऊर जो भी मुझे मिला है, मुझे उनकी बरकत से मिला है। वो आप देखें, हमें 17 साल की उम्र में जेल में कश्फुल माजूब दाता दरबार की किताब है, हमें समझ ही नहीं आती थी, ऊपर से गुजरती थी, लेकिन वो सुनाते थे, मतलब बताते थे। हमें उन्होंने 10 कैपिटल सुनाई है, हमें उन्होंने कुरान सुनाया, हमें उन्होंने बहुत कुछ जेलों में, क्योंकि हम इकट्ठे रहे थे, हम केस बना रहे थे। हम जो है ना, आप देखें दिसंबर 71 से लेके मई 73 तक इकट्ठे रहे। मैं, अशरफ और भट्ट साहब एक ही सेल में रहते थे, क्योंकि हम तीनों को उन्होंने बी क्लास नहीं दी थी, बाद में दी है। हम कश्मीरी गाने गाते थे, हमें सिखाते थे वो, हमें बताते थे वो। उनका एक काम, हमेशा एक बात सब लोग याद रखो, उन्होंने कहा था जिसको अपनी नजरिए पे इल्म न हो, जो इल्म न रखता हो, जो दलील न रखता हो, जो हिस्ट्री से वाकफियत न रखता हो, ये सारी चीजें, तीनों चीजें तासुब के बगैर होती है। जब तक ये इनका माहिर ना हो, ये उसके सीने में, उसके दिमाग में कूट कूट के ना, उसको सियासत करनी ही नहीं चाहिए। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। हाशिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे। तो अगली दफ़ा फिर इंशाल्लाह आपसे तफसीलन बात होगी। आपका बहुत टाइम लिया मैंने, आप आज 50 साल पे हमारे साथ मौजूद थे। आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नहीं, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं इस बात का, देखें आप अपने लोग हैं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो कुछ आपने लिया है ये दूसरों तक पहुंचे। देखिए, इख्तिलाफ करना, उनको कबूल करना न करना, ये उनका काम है। आप जब ये लोगों तक पहुंचा देंगे, लोग देखेंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग इख्तिलाफ भी करेंगे, कुछ लोग कहेंगे दलील बोल रहा है, भाई बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि इनके नजदीक राह का एक एजेंट बेहतर है। वो जो लिखेगा, वो जो बोलेगा, वो सच है। और जब ये अलग जो है ना, ये यासीन के सिलसिले में राह को जो है ना कहते हैं, ये माँ बहन की इसको करो, यासीन को तकलीफ देते हैं। लेकिन मेरे साथ जब ये राह का कोई आदमी या आईएसआई का बोलेगा, ये कहेंगे सच है। मैं हैरान हूं इस ज़हनियत पे कि जिनको नुकसान है इस अमल से, उस अमल के खिलाफ जब इंडियन और पाकिस्तानी काबिज लोग बोलते हैं,
ये उस पर सवाल कर देते हैं। क्या इतने मोतबर है इनके वो लोग? ये मेरा भी सवाल है इन लोगों से। क्या रा के मुझे ये बताए, रा के चीफ दुलत ने किताब लिखी है, चीफ चेयरमैन है, वो चीफ था और वो उसका क्या नाम है, मुशीर था बाजपाई का। उसने तो 1719 सफे लिखे हैं मुझ पे और व्हाट्सएप पे, बाजपाई डेज। वो भी आप पढ़े, उसका हवाला क्यों नहीं कोई देता है? क्योंकि उसने ईमानदारी से लिखी है। उसने हमारी जुदोजहद को इंडिपेंडेंट कश्मीर के हवाले से सारा कुछ लिखा है। ये बात ये है, पिक एंड चूज करते हैं, जो इनको हमारे खिलाफ लगता है वो उठा के सामने लाते हैं। पिक एंड चूज। तो इसको जहन को बदले। अच्छा जी, मैं बहुत सलाम कहता हूं आपको, शुक्रिया अदा करता हूं। तो मुझे अभी जरा टॉयलेट भी जाऊं और मैं दूसरे को भी फोन करूं। तो वस्सलाम जी, सलाम अलैकुम, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। आपका आप बंद करेंगे, आप बंद करेंगे, मैं करूंगा। मैं बंद कर लेता हूँ। आपका कोई मसला नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ थे आज। शुक्रिया जी आपका, बहुत अच्छी महफिल रही, बड़े अच्छे सवाल हुए, बड़ी अच्छी बात मैंने खुल के भी की है। तो उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे बात। बहुत शुक्रिया आशिम कुरैशी साहब आपका। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ आशिम कुरैशी साहब मौजूद थे, जो गंगा हाईजैक आज से 50 साल पहले आज ही के दिन हुआ था। हमने आज का प्रोग्राम उस पर किया है, जो 50 साल पहले गंगा हाईजैक में आशिम कुरैशी साहब और अशरफ साहब ने जो जहाज, इंडियन जहाज अगवा करके पाकिस्तान लाया था, उस पर हम आज जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि इसकी असल कहानी क्या थी और इसमें जो आशिम साहब ने क्या रोल प्ले किया, अशरफ साहब का क्या रोल था, शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट का क्या रोल था, अमानुल्लाह खान का क्या रोल था, और जितने भी बाकी लोग थे इनका क्या रोल था। हमने आज तफसीरन आशिम कुरैशी साहब से इस पर गुफ्तगू की है। और आशिम साहब ने यही कहा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए उस वक्त के, उस दौर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साबित हो सकती थी, इस आज़ादी की इस तहरीक को बाहर लाने के लिए, आज़ादी की इस तहरीक को बाकी दुनिया तक पहुँचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा कारामंद चीज़ हो सकती थी, वो यही हो सकती थी कि हम किसी जहाज़ को अगवा करके पाकिस्तान लाएं। और उस वक्त के जहाज को अगवा करके पाकिस्तान लाए। ये उस वक्त 17.5 साल के थे। तो 17.5 साल का टीन एज का बच्चा होता है, खेलने कूदने वाली उम्र होती है। इस उम्र में, खेलने कूदने वाली उम्र में, जब बंदा जहाज अगवा करके ले आए और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाए, उसको सजा दी जाए, उसके बाद भी वो अपने नजरिए पे कायम रहे, तो ये बड़ी बात होती है, ये बहादुरी की बात होती है, जरूरत की बात होती है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि आशिम कुरैशी साहब ने जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जहाज वहां से यहाँ लाया, उस जहाज की वजह से जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात थी, ये पूरी दुनिया में गई। उस वक्त पूरी दुनिया के लोगों को ये पता चला कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादी मांगते हैं, उनका आज़ादी उनका बुनियादी हक है और उनको मिलना चाहिए। और वहां से आज़ादी की जदोजहद को एक नई जिंदगी, एक नई रूह और एक नई सोच मिली। तो ये आशिम कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, मैंने सारे उनके सामने रखने की पूरी कोशिश की और उनको जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सामने रखे और सारे आपको जवाब भी, पूरे जितने भी जवाब थे उन्होंने खुद आपको डिटेल में दिए। बी रामन जो खुद एजाज शाह हैं, उनके बारे में जो कह रहे हैं, बी रामन के बारे में, उनके बारे में जो कह रहे थे, जितने भी सारे क्वेश्चंस थे डिटेल में मैंने उनके सामने रखे थे कि ये सारी स्टोरी असल में क्या है। लेकिन जो असल स्टोरी उन्होंने बताई है वो यही है कि रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ादी के लिए हमने मकबूल भट्ट शहीद और बाकी जो हमारे रुफका थे उनसे मशवरा करके हमने जहाज़ वहाँ से अगवा करके यहाँ लाए हैं। और जहाज़ अगवा करके जो लाए हैं हम, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ आज़ादी इसका मकसद था। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं था। ना तो मैं BSF का एजेंट हूँ, ना मैं BSF का मुलाजिम हूँ, और ना, चूंकि ये एक और बात है इसमें जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि अंडर 18 चूंकि जो लोग होते हैं उनको किसी सूरत में किसी इदारे में भर्ती नहीं किया जाता। ये कानूनी तरीका नहीं है भर्ती करने का। तो लोगों के जो शक था कि इनको BSF के बाकायदा मुलाजिम थे, तो ये चूंकि 17.5 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने जहाज अगवा किया था, तो तब तक से बाकायदा जो कोई भी मुलाजिम होता है उसको बाकायदगी से ज्वाइन करने के उस वक्त नहीं थे ये। बहरहाल इन्होंने जहाज अगवा किया, लाया
और वहाँ पे उस वक्त चूँकि सिस्टम जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था वो उस तरह से नहीं था, और उस सिस्टम के मुताबिक इनके मुताबिक ये है कि इनके और भट्ट साहब के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो बेहतर अंदाज में नहीं हुआ, जिसकी वजह से जहाज़ जलाया गया। जहाज़ जलाना इनका मकसद नहीं था। बहरहाल जहाज़ जल गया और जो आवाज़ थी वो बढ़ती रही। इनको बाद में बंद कर दिया गया और इन पर जो केस चला 19 साल की इनको सज़ा सुनाई गई वहाँ पे। ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हम आपकी जो फीडबैक होता है उसका इंतज़ार किया करते हैं। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अपने इस प्रोग्राम के बारे में हमें राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय का हम इंतज़ार करते हैं, हमेशा से आपकी राय का इंतज़ार रहता है हमें। आप हमें ये हमारे स्क्रीन पे एड्रेस देख सकते हैं, JKBS ब्रॉडकास्ट पे हमें देख सकते हैं, JKBS ऑफिशियल पे दे सकते हैं, JKBS न्यूज़ पे दे सकते हैं और www.jkbsnews.com पे दे सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, मुझे आज